अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। क्या हाल है? गर्मी में मज़े आ रहे हैं? हाँ, गर्मी तो खैर हर तरफ पड़ रही है, लेकिन फिर भी आपको इस गर्मी के ख़तरात पता है कि क्या क्या हो सकता है। पानी पीना चाहिए अगर आपको ये टेम्परेचर बताया जा रहा है, या हीट स्ट्रोक, इन सब चीज़ों के बारे में आपको पहले ही आगाह कर दिया जाता है। तो आप उस दिन पानी भी ज़्यादा पीते हैं, उस दिन आप धूप में कम रहते हैं, अवॉइड करते हैं ज़्यादा बाहर निकलना। और अगर बारिश का इम्कान होता है तो आपको पहले से बता दिया जाता है कि इस इतने बजे से इतने बजे तक हो सकता है कि मौसम में ख़राबी हो, तो आपने बाहर नहीं निकलना या अपने घर में ये चीज़ें रखनी है ताकि आपको बिला वजह बारिश में मुश्किल का सामना ना करना पड़े और ट्रैफिक में ना फंसना पड़े। तो जब भी ज़िंदगी में कोई ना कोई ख़तरात आ रहे होते, जिन जिन चीज़ों के बारे में आपको बताया जा सकता है आपको बता दिया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप प्रेगनेंसी होती है तो आपको बड़े बुजुर्ग बता देते हैं, बेटा ऐसे नहीं बैठना, ये नहीं करना, वज़न नहीं उठाना, ये नुकसान हो सकता है, ये ख़तरात हैं। तो डेंजर के हवाले से पहले ही आपको अलग अलग फील्ड्स में आगाही दे दी जाती है। एग्ज़ाम्स, जब आपके एग्ज़ाम्स होते हैं तो आपको ये बता दिया जाता है कि भाई रात की नींद पूरी करना वरना सुबह सब कुछ भूल जाओगी, या स्पीड अपनी कैसे बढ़ानी है, पेपर 2 घंटे का है तो उसको किस तरह कंप्लीट करना है वरना नंबर कम आएंगे। तो ज़िंदगी में हर चीज़ के हवाले से आपको पहले से ही इंफॉर्मेशन दे दी जाती है। फिर अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप प्रॉपर्टी ख़रीद रहे हैं तो आपको ये बता दिया जाता है, अच्छा जी कि इस इलाके में प्रॉपर्टी लोगे या ये वाली गाड़ी लोगे तो वो नुकसानदेह हो सकती है। तो आपको कुछ बातों के बारे में जो ख़तरात हैं, जो अंदेशात हैं, उनके हवाले से गवर्नमेंट बताती है, कुछ हवाले से आपके दोस्त बताते हैं, कुछ हवाले से आपके फैमिली मेम्बर्स बताते हैं, बड़े बुज़ुर्ग बताते हैं कि ऐसा करोगे तो वैसा होगा। कुछ प्रोफेशनल्स बताते हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल बैंक आपको घड़ी घड़ी SMS करता है कि आपको अपना पिन किसी के हवाले नहीं करना चाहिए। बैंक का कोई भी जो एम्प्लॉय है वो आपसे कभी भी आपके पिन कोड के बारे में मालूमात हासिल नहीं करेगा। आप अपने आप को स्कैम से बचाएं। तो आपको अलग अलग इदारों से अलग अलग अटेंटिव रहकर उन ख़तरात से आगाह किया जाता है। फिर अक्सर आप कोई चीज़ ऑनलाइन ख़रीद रहे होते हैं तो आप रिव्यूज़ पे जाते हैं, आप रिव्यूज़ पढ़ते हैं और अपने आप को स्कैम से बचाने की कोशिश करते हैं। सो आज हम आपको कुछ इसी तरह की जो ख़तरात हैं उनसे आगाह करने की कोशिश कर रहे हैं। अब ख़तरात बड़े बड़े भी होते हैं, ख़तरात छोटे छोटे भी होते हैं, लेकिन अगर छोटे छोटे ख़तरों को भी आप छोटा ना समझें और उनका मुकाबला एक बड़ा ख़तरा समझ के करें तो आपकी ज़िंदगी बेहतर गुजर सकती है। आपको छोटी छोटी चीज़ों के लिए ख्वार नहीं होना पड़ेगा। तो आज का बेसिकली हमारा टॉपिक आपको ख़तरों से आगाह करना है। जिन ख़तरों को आप ख़तरा नहीं भी समझते, कभी कभार वो भी आपके लिए ख़तरनाक साबित हो सकते हैं। तो रहिए मेरे साथ उन छोटे छोटे ख़तरों से अपने आप को बचाने के लिए, जो कभी छोटी छोटी कहते हैं ना, कतरा कतरा समंदर बनता है, तो वो ख़तरे आपके लिए समंदर ना बन जाए जिसमें आप डूब जाएं और बिखर जाएं। आपको समेटने के लिए, संभालने के लिए आज हम आपके सामने हैं सुबह सुबह। आइए मिलकर शो एंजॉय करते हैं। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज आपको ख़तरात से बचाने के लिए हमारे पास ये 3 सेलिब्रिटीज़ मौजूद हैं। एक तरफ है गज़ल सिद्दीक। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं? कॉलेज गर्ल बनकर इतनी गर्मी थी कि मैंने सोचा आज थोड़ा सा चेंज करके पोनीटेल बना लें। बहुत अच्छा। फिर हमारी दूसरी तरफ है हिना रिजवी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है ना बयाता दुल्हन? अभी तो आपके हाथों की मेहंदी भी नहीं होती। वो बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही, मैं अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक हूँ। देखिए आ गई हैं ख़तरात से बचाने के लिए आपको। खबरदार, खतरों की खिलाड़ी। खतरों के खिलाड़ी। और तीसरी है मेरी खिलाड़ी
फ़हीमा अमान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठीक ठाक। ठाक। तो जी आप लोगों की स्लाइड से शुरुआत करते हैं, देखते हैं कि आप किस किस खतरे से हमें इन्फॉर्म करने आए। अच्छा पहला खतरा आपका ही है, वैल्यूएबल्स इन द कार। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम जब गाड़ी में कभी शॉपिंग कर रहे होते हैं, कभी हमारे साथ ड्राइवर होता है, कभी नहीं होता है, कभी अनअटेंडेंट गाड़ी होती है, तो उसमें हम जब अपनी सीट के पीछे या आगे फ्रंट सीट पर कोई ऐसी चीज़ें जो शॉपिंग करते जाएं, आप बैग्स रखते जाएं, अपनी चीज़ें रखते जाएं, तो वो बड़ा एक्सपोज हो जाती हैं चीज़ें, और लोगों को इनवाइट करी होती हैं, उन लोगों को जो शीशे तोड़ के ना आपकी गाड़ी से चीज़ें चुरा रहे होते हैं। तो ऐसा एक दफ़ा मेरी फ्रेंड के साथ हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बच गई हूँ, लेकिन मेरी फ्रेंड की उसके साथ जो हुआ, तो मैं चाह रही हूँ कि मेरे जो देखने वाले हैं, आपकी ऑडियंस, वो थोड़ी एहतियात करें, मोहतात हो जाएं कि गाड़ी में जब भी आप वैल्यूएबल चीज़ें रखें, कभी हम अपना बैग, मैं भी इस तरह से करती हूँ, अक्सर मैं बैग छोड़ के बस मोबाइल ले लेती हूँ, मुझे बैग उठाना बड़ा उलझन देता है। तो आप ऐसी चीज़ें ना रखें जो लोगों को नज़र आ रही हों, लोगों को उसका शीशा तोड़ के, उस बेचारी ने जितनी शॉपिंग की थी पीछे वो रखती जा रही थी, जल्दी जल्दी वो लेती जा रही थी, वो सब लेके चले गए। उसकी शॉपिंग सिर्फ उस वजह से उसकी गाड़ी का शीशा टूटा, वरना अगर उसको किसी को कुछ नज़र नहीं आता तो शायद वो नहीं टूटा। आपको पता है एक बहुत अच्छी एक्ट्रेस, हमारी फिल्म एक्ट्रेस और ड्रामा एक्ट्रेस, वो मेरी ईद के शो पे आई, बहुत अपसेट थी। मैंने कहा ईद का शो है, इतनी अपसेट है क्या? पता चला एक रात पहले वो अपनी फिल्म की शूटिंग की वजह से उन्होंने एक डायमंड का हार जो है वो किसी ब्रांड से स्पॉन्सर कराया हुआ था कि उन्होंने वो फिल्म की शूटिंग में पहन के उनको वापस करना है। उन्होंने अपनी, क्योंकि वो दूसरे शहर में रिकॉर्डिंग करी थी, उन्होंने सब चीज़ें अपनी गाड़ी में रखी थी, तो वो गाड़ी में पैसे भी रखे थे, गैजेट्स भी थे, और वो हीरे का हार भी था, और वो खुद अंदर सो रही थी। जब वो सुबह सो के उठी है रात को, गाड़ी जो बाहर खड़ी हुई थी घर के, उसका शीशा तोड़ के सब चीज़ें चोरी करके ले गए। अब उसका अपना तो नुकसान हुआ, वो जो हीरों का हार था, वो जिसने जिस ब्रांड से स्पॉन्सर कराया हुआ था, उसको वो पे करना पड़ा हीरों के हार की कीमत। माय गुडनेस। और वो इसीलिए इतनी डिप्रेस बैठी थी, और मुझे इतना तरस आ रहा था कि बंदी फिर भी अपने काम पे आई हुई है, उसके साथ ये हुआ था। तो खुदारा अगर आप घर में हैं तो वो सारा सामान आप अपने सराहने रखें भाई, अपने कमरे में रखें, बजाय इसके कि आप गाड़ी को, क्योंकि यहाँ तो होता है ऐसे भाई। और निदा गाड़ी के साथ एक और भी चीज़ मैं बताऊं कि मेरी सिस्टर, अपनी खुद मेरी बड़ी सिस्टर, वो आ रही थी, उसकी गाड़ी का शीशा खुला हुआ था, उसने अपनी गले में सोने की चेन पहनी हुई थी। वो पुराने ज़माने की बात है, आज से कोई 10-15 साल पहले की बात है, अब तो लोग सोना भी नहीं पहनते। मोटी सी उसकी चेन थी कि उसको हस्बैंड ने गिफ्ट की होगी क्या। वो जैसे गाड़ी स्लो होती है ना, तो वो बहुत स्लो गाड़ी चल रही थी। किसी ने दूर से देखा कि इसके गले में चेन है, उसने यूं करके ना हाथ इतनी तेज़ी से किसी बंदे ने खींचा, मेरी सिस्टर को यहाँ पूरा कट आ गया और उसकी चेन टूट के वो तो ले गया। तो ये जो काटने वाला नुकसान है, ये जो चीज़ें होती है ना, मैं इतनी अब एहतियात करती हूँ कि जब मेरी सिग्नल पे गाड़ी रुकती है तो मैं फ़ौरन से बटन दबाती हूँ, सारे लॉक हो जाएं दरवाजे, अगर कोई खुला हो, शीशा बंद रखें, शीशे तो बंद रखने चाहिए। तो या तो अगर हवा के लिए रखना है तो इतना सा रखें खुला कि उसका हाथ ही ना, लेकिन एटलीस्ट समझे किसी के पास एसी होता है, गाड़ी में नहीं होता, लोगों की मजबूरियां हैं, लेकिन जब आप स्लो पेस पे गाड़ी चल रही है या सिग्नल पे रुक रही है गाड़ी, तो प्लीज अपनी गाड़ी के शीशे बंद रखा करें, गाड़ी के लॉक रखा करें। अलर्ट रहना भी बहुत ज़रूरी है। हम आगे पीछे आप मिरर्स में देखते रहे, कोई भी आपको लगे कोई बाइक करीब आ रही है, कोई गाड़ी आ रही है, तो आप पहले से ही जो है ना अपना लॉक वगैरह, एक तो लॉक तो हमेशा ही गाड़ी को रखें, क्योंकि आज के टाइम में नोबडी इज सेफ। कहीं भी आप चले जाएं, आप पार्किंग लॉट में भी जाएं, किसी ने आके अगर वारदात करनी है और जाना है, ऐसा हुआ हमारे साथ शूट पे हो चुका है। एक एसोसिएट डायरेक्टर हमारे बाहर खड़े, वो उसमें आप भी उस प्रोजेक्ट में थी, वो शहरी भाई वाले भी। अच्छा। तो वो उनके साथ हो गया था, जो हमारे फर्स्ट एडी थे वो बाहर खड़े बात कर रहे, लोकेशन समझा रहे हैं, बाइक पे आया बंदा, उसने छीन के चला गया। अच्छा, सलीम मेमन के साथ नई शादी हुई थी और हम लोग सारे तैयार होकर शादी में जा रहे थे। हम नीचे उतरे तो मेरी सास से किसी को गाड़ी निकली, एक वाइट करोला वाला, जो एक 2004-5 में सीन हुआ था, याद है सब लोगों को? नहीं, मुझे नहीं। अब उसी तरह हम लोग घर से निकले सारे, मैं, मेरी दोनों नंदे थी और सास थी। तो उसने आके शीशा नीचे कि उसने कहा मुझे बताएं कि एड्रेस कहाँ है। तो फैसल ने कहा कि आप क्यों उसको बता रही हैं। फैसल ने गुस्सा किया कि आप गाड़ी में बैठे फ़ौरन गए, इस तरह से किसी को नहीं। तो आंटी हम लोग बैठ गए, तो फिर उसने आके मेरी तरफ से गाड़ी का दरवाज़ा खोला है और खोल के यहाँ मेरे गन रख दी उसने, और मैं तो कांपना शुरू हो गया। उसने कहा कि, और उसने फैसल को कहा कि उतर, ऐसे बोला कि उतर फ़ौरन, के मुझसे ऐसे बात कैसे की।
वो यही चाह रहा था कि 3 हम लड़कियां थे, यंग लड़कियां बिल्कुल, और उसने कहा तैयार शहर हुई नहीं है, तो पता ही नहीं उसका प्लान क्या था। फैसल के पास भी गन थी, तो अब हमारा तो दिमाग ख़राब। फिर मेरे पीछे, अच्छा मैं तो सुन हो गई ना, बिल्कुल मेरी तो आवाज़ ही ना निकले, मैं यूँ ही हो गई ना, ये क्या हो रहा है, यहाँ गन रखी हुई है। और पीछे मेरी सास और नंदे बोल रही, भाई हमें माफ़ कर दे, भाई हमें माफ़ कर दे, चले जा प्लीज़, हमें माफ़ कर दे, ये कर दे, वो कर दे। तो फैसल ने उसको बोला अच्छा सॉरी। उन्होंने मतलब फैसल को इतना गुस्सा आ रहा था कि अभी वो गन उठाए और कुछ ना कुछ कर दे, लेकिन फैसल ने उसको सॉरी कहा, और सॉरी करके हम लोग फ़ौरन भागे। नहीं सॉरी किस बात पे कहा फैसल? नहीं है, लेकिन मतलब क्योंकि उसने गन यहाँ रखी हुई थी, अगर फैसल उससे रिटेलिएट करता तो ऐसे मौकों पे कभी बहस नहीं करनी चाहिए। आपको नहीं पता अगला बंदा जो ड्रंक है, अगले बंदे के पास कोई हथियार है, कुछ है, साइको भी तो हो सकता है। फैसल का ये कहता है कि जब भी ऐसा इंसिडेंट होता है मेरी फैमिली मेरे साथ होती है और ये लोग बच जाते हैं, क्योंकि वैसे कहते हैं कि कभी भी फैमिली के साथ रिस्क मत लें। और वैसे भी गलती नहीं ये लेना थी कि चाहिए, जो भी मतलब प्रॉब्लम ये थी कि आंटी को नहीं, हम जब रास्ते में जा रहे हैं कोई भी आपसे कुछ भी पूछे आप नहीं जवाब दें, जैसे कोई मांगने वाले भी आ रहे हैं या आपसे एड्रेस पूछ रहे हैं, नहीं आप शीशा नहीं खोलें, क्योंकि आजकल हालात का ये ऐसे। माहौल नहीं कि आप किसी की काइंडनेस में हेल्प कर सके। कल help मुझे कर सकें। एक लड़का मिला जो भीख मांग रहा था और वो अंग्रेजी बोल रहा था, यंग लड़का, इतना बहुत है प्यारा, आजकल। इतना अच्छा लड़का। तो मैंने उसको कहा कि आप बेटा आप किसी को ट्यूशन्स क्यों नहीं देते, किसी को पढ़ाते क्यों नहीं। वो मेरे पीछे पीछे चला आ रहा था ना, मैं गाड़ी में बैठने वाली थी, तो लेकिन मैं फिर मुझे ज़रा डर भी लगा कि कुछ भी हो सकता है, तो मैंने फिर उसको ज़रा करके, और फिर मुझे अफसोस भी होने लगा कि हम जो जेन्युइन लोग हैं उनकी मदद भी नहीं कर सकते, मदद भी डर नहीं, की बिल्कुल वजह से। वहाँ वो बिल्कुल सही फिर कहा। सफ़ेद पोश। अच्छा ये क्या है, इलेक्ट्रिक बाइक्स? हाँ, ये मेरे साथ एक स्कैम एक दफ़ा हुआ था। अच्छा मज़े की बात है, सेट पे वैसे ही हो रहा है, और ये 2-3-2.5 साल हो गए, बस 3 साल होने वाले। तो शूट पे ना वैसे ही मैं बात कर रही, तो मैंने कहा मैं ई बाइक लेने का सोच रही हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि बहुत ख़वातीन अब चला रही हैं, तो आई थिंक आई शुड हैव वन, इट्स क्वाइट कन्वीनियंट। आप उसमें आराम से मार्केट जाके कोई भी चीज़ जल्दी से ग्रैब करनी हो तो गाड़ी पार्क करना एक मुश्किल होता है सब, तो इट्स ओके, लेट्स गिव इट अ शॉट ना। ये जिक्र हुआ, अच्छा मेरे फ्रेंड ही थे जिन्होंने मुझे नंबर दे दिया कि हाँ मैंने 2 साल पहले यहाँ से 1-2 बाइक्स वैसे ख़रीदी थी, तो ये शायद ई बाइक्स में भी डील करते हैं। कहा ठीक है, तो मैंने मैसेज पे उन्होंने वीडियो भी मुझे भेज दी, जी शोरूम में ये है फलाना ढींगना। अच्छा मैंने पैसे भी उनको भेज दिए ऑनलाइन, और वही हुआ, उन्होंने स्कैम कहाँ से शुरू किया कि जी वो जिस पे लोड होकर आ रही थी वो गाड़ी को ना पुलिस ने रोक लिया, तो अब उसको थाने में उन्होंने रोका हुआ ड्राइवर को, तो ये कल डिलीवर हो जाएगी, वो कल भी नहीं आई, वो परसों में। अच्छा आप ऐसा करें, दूसरा हमारा लॉट रवाना हुआ है, उसमें जो आ रही हैं वो ये वाली आ रही हैं, ये उससे कुछ इतने हज़ार का फ़र्क है, आप, मैंने फिर पैसे भेज दिए, 2 दफ़ा मैंने पैसे भेजे। फाइनली वो हुआ यही कि जब वो नहीं आए और मैंने एक्शन लेने की कोशिश की तो वो सारे नंबर्स बंद, आपका नंबर ब्लॉक, which was wrong। खैर मैंने उसको साइबर क्राइम में जाके मैंने उसकी रिपोर्ट इसलिए करा दी बिकॉज आई हैड गिवन आउट माई ID कार्ड की फ़ोटोकॉपी, वो जो आप व्हाट्सएप पे आजकल अपने सारे कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए भेज देते हैं और चीज़ों के लिए, ज़ाहिर अब उसको क्रॉस भी करना आपके ध्यान में नहीं रहता, बट आई मेड श्योर कि एटलीस्ट साइबर क्राइम में ये चीज़ फाइल हुई हो ताकि कभी कल को कोई खुदा ना खास्ता एनीबॉडी मिस यूजेस आपका ID कार्ड, तो आप कम से कम क्लेम तो कर सके कि भाई मैंने ये कंप्लेंट तब करवाई थी, ये मैंने इस तरह इस जगह पे भेजा था, उन लोगों ने अगर कोई आगे से इसको मिसयूज़ किया है तो आई एम नॉट इन्वॉल्व इन द क्राइम और एनी सच थिंग। तो वो चीज़ आपको ज़रा, मैंने वहाँ से सीखा। आजकल तो ऑनलाइन शॉपिंग के इतने स्कैम्स हो रहे हैं कि हम वो करते हैं ना, आपके लिए 4 आइटम्स फ्री, आप इसको क्लिक करें शिपिंग फ्री आपको, और हम उस चक्कर में जो है ना बहुत सारे लोग फंस जाते हैं, और उसमें फिर आप करते जाएं, आपकी सारी इन्फॉर्मेशन वो लेते हैं, आपके एड्रेसेस लेते हैं, आपके फ़ोन नंबर्स लेते हैं, सब लेते हैं, तो इन चक्करों में नहीं पड़ना चाहिए। कुछ नहीं पता आपको, फ्री की चीज़ जो होती है ना कुछ फ्री नहीं होता है। ऑथेंटिक ब्रांड हो कोई भी चीज़, मतलब बहुत सारे ऑथेंटिक ब्रांड्स भी काम करें, अगेन वही बात कि आप फिर अच्छे वाले जो है वो भी बदनाम इस चीज़ की वजह से हो जाते। बहुत सारे अच्छे भी मैंने ऑनलाइन प्रोडक्ट्स मंगवाए, लेकिन कुछ ऐसे भी थे कि जो चीज़ दिखाई जा रही थी उसके बिल्कुल बरक्स कुछ आया नहीं। मैंने एक दफ़ा मोबाइल का जो कवर था वो अपना मैंने मंगाया, आज तक नहीं आया, साल हो गए, और पता नहीं उसके उन्होंने कितने पैसे मुझसे, मतलब लाइक ज़्यादा बड़ा स्कैम नहीं था, थोड़ा सा था, लेकिन बहुत दफ़ा मैंने बहुत सारी चीज़ें मंगाई हैं, आ गई हैं, तो 10 दफ़ा आई हैं तो 1-2 दफ़ा ऐसा स्कैम भी हो गया।
तो ये तो होता है, थोड़ा ऑनलाइन का चक्कर तो है। बहुत सारे लोग अभी तक ऑनलाइन शॉपिंग से डरते हैं और वो ट्रस्ट ही नहीं उनका डेवलप हुआ हुआ। लेकिन इन्होंने बिल्कुल सही कहा कि जो लोग ट्रस्टवर्दी हैं, जो रेप्यूटेड जो हैं कंपनीज हैं, उनके साथ आप शॉपिंग करें। आप हर नए बंदे के साथ आप नहीं कर सकते। अच्छा, ये क्या नेबर्स? पड़ोसी। ये मुझे याद है कि मेरी नई नई शादी हुई हुई थी, तो हमारे नेक्स्ट डोर नेबर थे, तो हमने उनके साथ अच्छे टर्म्स करने शुरू कर दिए और अच्छी दोस्ती शुरू हो गई। लेकिन उसके बाद फिर वो आप मतलब लोग कुछ और शो करते हैं और होते कुछ और हैं, तो आपको ग्रेजुअली समझ आनी शुरू हो जाती हैं चीज़ें। तो वो उसके बाद इतने इश्यूज शुरू हो गए बिकॉज़ अगर आप मासी भी शेयर करते हो तो सारी बातें भी आपकी लीक आउट होती हैं। और मुझे लगता है कि नहीं करना चाहिए। आप एक बाउंड्री बनानी चाहिए, बाउंड्री के साथ चलना चाहिए। तो मेरा तो बैड एक्सपीरियंस है नेबर से भी और फ्रेंडशिप से भी, बिकॉज आप मेरी फ्रेंड भी घर में आती थी तो मेरी चीज़ें गायब होनी शुरू हो गई थी कि मेरे कभी वो टॉप्स गायब हो, मैं कहती मेरी चीज़ें कहाँ रखी हुई। तो इतनी क्लोज फ्रेंड थी, सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, उस वक्त तक तो वो थी, बाद में फिर खैर वो मार खाते खाते ही रह गई बस मुझसे। उसने किया क्या, गाड़ी में हम लोग बैठे हुए, और अच्छा वो क्लेप्टोमेनियक भी है, ये बात मुझे उसके हस्बैंड से भी पता लगी कि इसको ये है, ये चुरा लेती है चीज़ें, ये एक डिजीज़ भी होती है कुछ। वो उसको हर वक्त एक होता है ना आप में जब हवस होती है चीज़ों की, किसी भी चीज़ की, तो वो एक लालच होती है ना कि जी मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, हालांकि सब कुछ अल्लाह दे रहा है। मैं बैठी, मैं यहाँ से कोई जूस ऑर्डर करने के लिए मैंने शीशा खोला, मैं वेटर से बात कर रही, अच्छा पैसे निकालने के लिए जो मैंने यूँ किया ना, तो पर्स में से मेरा वॉलेट गायब। अच्छा उस दिन उसने ना एक शॉल ली हुई थी, सर्दियों का मौसम था, शॉल ली हुई थी और अंदर वो छोटा सा ब्लाउज पहन के बैठी हुई थी, तो पता भी नहीं मुझे। मैंने कहा मेरा वॉलेट कहाँ गया, अभी तो मैंने दूसरी जगह पे इसको निकाल के उसमें से पैसे निकाले थे, वो देख लो यहीं कहीं होगा। अच्छा ज़्यादा जब मैंने एक दो दफ़ा बोला, अब देखो कोई भूत तो था नहीं कि यहाँ गाड़ी से खुद चल के वो बाहर चला गया, तुम्हारा वॉलेट ये वो फलाना। वो अंदर गई है, खड़ी हुई है, अच्छा उसने यहाँ छुपाया हुआ था बाजू के पास। मैं समझ तो गई, खैर मेरे दिल में वैसे ही आया कि मैं इसके हस्बैंड से बात करूं। अच्छा उसके हस्बैंड एक अच्छी पोस्ट पे, एक ऐसे महकमे में कि मैं वो क्या बोलूं, मतलब बड़ी रिस्पेक्टेबल जॉब करते फोर्सेस में। तो मैं परेशान भी कि हुआ क्या। जब मैंने उनको बताया ना, वो समझ गए। उन्होंने उस वक्त मुझे कुछ नहीं बोला, लेकिन उन्होंने फिर उसको इतना जलील किया कि तुम्हारी वो दोस्त है, अभी उसके पास सिर्फ 12,000 थे जो उसने किसी चैरिटी के काम के लिए रखे हुए थे, और तुमने ये हरकत की, तुमने ये अच्छा नहीं किया, उसको वापस कर दो, उसको वापस कर दो। फिर उसने अगले दिन रो रो के मुझे माफ़ कर दो, मेरे से गलती हो गई, मैं बड़ा अपसेट हो गई थी। फिर उन्होंने मुझे बताया, और ये लोग बीमार हैं। देखिए ये थेरेपी की जरूरत है। हस्बैंड ने अब अगर उसको जरूरत नहीं है और वो फिर भी चोरी कर रही है वेल एस्टैब्लिश्ड घराने से, उसके हस्बैंड ने बताया कि मेरी माँ का कड़ा भी इसने एक दफ़ा चुरा लिया था। कहते एक मैं बाजियाब करा सका, इससे दूसरा आज तक मुझे नहीं मिला गोल्ड का, मतलब इस लेवल तक। वही ना, बस और आपको दिखने में वो एक घर में भी बड़े में रह रही है। वही मेरी जो दोस्त थी, अब हम ग्रोसरी करने गए, हमने ग्रोसरी की और फिर चीज़ें गायब उसमें से। मैं कह रही हूँ मैंने ये चीज़ें भी तो थी, उसमें और भी चीज़ें थी। तो आप धीरे धीरे आप जानना शुरू, बिकॉज मैं बड़ी केयरफ्री टाइप, क्योंकि देखिए एक ये तो खतरनाक है कि आपके पास से जा रहा है। अगर आपने उससे दोस्ती रखी हुई है और आप उसके साथ किसी रेस्टोरेंट जा रहे हैं, किसी बाजार जा रहे हैं और वो वहाँ चोरियाँ करती है, तो आप भी तो फंसेंगी। जब पकड़ी जाएगी वो, तो आप भी तो फंसती मेरा बेटा छोटा था, उसके फ्रेंड्स थे साथ में ना, वो क्योंकि सिंगल चाइल्ड था तो मोस्टली उसके बच्चे साथ ही रहते थे हमारे। मैं कहीं जाती थी तो बच्चों को ले जाती थी, तो उसका एक फ्रेंड था जो मेरा नेबर भी था, तो वो मेरे साथ गया किसी जगह पर, हम बुक्स ले रहे थे, वो बुक्स, टॉयज़, बहुत सारी चीज़ें पड़ी थी। उसने उस शॉप से कोई टॉय उठाया और घर आके मुझे बताया। मैंने सोचा कि मैंने तो उसको नहीं लेकर दिया है, तो मैंने कहा बेटा आपके पास कहाँ से आया, तो सोचने के बाद कहता मैंने वहाँ से उठाया। अच्छा मैंने ये सोचा कि ये बच्चा है, अब अगर इसको यहीं पे करेक्ट ना किया जाए, इसको उसकी मतलब इस चीज़ को, तो वो आगे हो सकता है। एक दफ़ा जब आप निकल जाते हैं ना, तो बच्चे की ज़रा हिम्मत बढ़ती है कि दूसरी दफ़ा भी उठा लूँ, किसी को पता नहीं चलेगा। मैंने कहा चलो हम चलते हैं वहाँ पर, उसको रखते हैं और मैं उससे भी अच्छी चीज़ आपको लेकर देती हूँ। ऐसे कह के ना मैं उसकी ले गई उसको, और फिर मैंने कहा कि आप जाके उसको बोलो कि मैंने गलती से उठा लिया था अंकल, और मैं सॉरी, तो वो कर लो, और उसके बाद फिर मैं आपको जो टॉय बोलेंगे मैं आपको लेकर दूँगी।
तो इस चक्कर में वो गया वहाँ पर, उसने सॉरी किया, उसको उस बंदे को मैंने समझाया कि देखें गलती हो गई है, मैं माफ़ कीजिएगा, वो करके फिर मैंने उसको एक गिफ्ट लेके दिया ताकि उसकी ये चीज़ ख़त्म हो ना। तो अगर बच्चों में भी हमें पेरेंट्स होते हैं ना, हमें पता चल जाता है, जैसे अगर कोई बच्चा कोई नई चीज़ लेकर आ रहा है घर में, या बच्चे के पास चीज़ें आ रही हैं तो कहाँ से आ रही हैं, कौन दे रहा है उसको, तो ये पेरेंट्स को भी बहुत उस पर रखनी चाहिए। अगर वो छोटी सी भी चीज़ है, पेरेंट्स को उस चीज़ को बढ़ा लेना चाहिए, क्योंकि ये एक खतरा है। अगर वो छोटी सी चीज़ आज उठा रहा है तो वो डेवलप हो रही है, उसकी गुट्ठी में जा रही है ये चीज़, कि भाई तो और बड़े-बड़े क्राइम्स वो कर नहीं मिलेगा, मैं उसको इस तरह चुरा के ले लूंगा। समझ नहीं होती है ना, बच्चे दे डोंट नो कि इसको हमें परचेज करना है या इसके पैसे ये किसी और की चीज़ है। बच्चे बाज़ दफ़ा जाते हैं किसी शॉप में, मैंने बचपन में एक दफ़ा ऐसा किया था, लेकिन मैं बहुत छोटी थी, मैं 3 साल की थी। शू की शॉप पे हम गए तो मुझे अपनी वाली मैंने उतार दी, वहाँ जो अच्छी लगी वो पहन के मैं गई, बट आई वाज ओनली 3। तो उस एज के बच्चे को वाकई में, और घर वालों को यूँ नहीं पता चला कि वो जल्दी जल्दी में मार्केट से लेके निकल आए, हॉलीडेज पे गए हुए थे। तो उन्हें घर जब जाके मेरी अम्मी ने कहा ये इसने क्या किया है, वहाँ से अल्लाह अगर कोई देख लेता पता नहीं क्या हो जाता, पकड़ लेती पुलिस। नहीं, बहुत ज़रूरी है कि बच्चों के अंदर फिर पुलिस का इसका डर और खौफ, ये सब लेकिन मैंने उसके अलावा वो भी मैंने कहा ना, एक 3 साल का बच्चा ऐसी हरकत कर सकता है, लेकिन उसके बाद ज़िंदगी में कभी भी आई थिंक डिसऑनेस्टी तो किसी भी मामले में आपको नहीं करनी चाहिए। ठीक, छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद आपको और भी बहुत सारे खतरात से इन्फॉर्म करेंगे। अटेंटिव रहिए, खतरा कहीं भी मंडरा सकता है। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। खतरा खतरा खतरा, हर तरफ खतरा, और ख़तरात से अपने आप को बचाने के लिए ज़रा ऑब्जर्वेंट रहा करें। अगर आपको कोई चीज़ कह रहा है, या अगर 2 लोग बैठ के बात कर रहे हैं और अगर आपने ओवरहेयर कर लिया और आपने सुन लिया है, तो आप अपने आप को बहुत सारी चीज़ों से बचा सकते हैं। सो आइए सुनते हैं ज़रा, हमारे पास सैरिश हैं। जी सैरिश, क्या बताएंगी आप? मैं आपको अपने घर का ही वाक़या बताना चाहती हूँ। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि ऐसे जो घर में हमारे सर्वेंट हैं, काम करने वाले, उनसे हमें ख़बरदार और होशियार रहना चाहिए। ख़ुसूसी तौर पे तब जब हमारी घर की काम करने वाले हमारे सर्वेंट हमारा ज़रूरत से ज़्यादा ख्याल रखना शुरू कर दें। अच्छा, तो ये खतरा है। हाँ, बहुत बड़ा खतरा है। ज़रूरत से ज़्यादा ख्याल रख रहे हैं तो दाल में कुछ काला है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। बल्कि आपको मैं अपने घर की बात बता रही हूँ कि ऐसा हुआ था कि मेरी जो काम वाली थी, शुरू में बहुत अलर्ट रहती थी मैं उससे, कि जब भी कोई काम करवाना होता था तो हमेशा मैं उसके सर पे ही रहती थी। अपने सारे कमरे वगैरह जिसका काम हो गया बस ख़त्म हो गया। लेकिन बाद में उन्होंने क्या किया, मेरा एतमाद हासिल किया, एक्स्ट्रा मेरे काम करे, पर्दे धो, और छुट्टियों के दौरान आपके कहे बगैर ही। हाँ बिल्कुल, मैं आपका सर दबा दूँ, आपका पाँव दबा दूँ, मैं बाजी ये भी काम कर दूँ, मैं बाजी वो भी काम कर दूँ। इवन वो छुट्टी भी होती थी बेचारी की, बाज आती थी, मेरे दिल में भी हमदर्दी उसके लिए पैदा हो गई। डेवलप कर लिया ना, वो एहसास हो गया कि भाई देखो कितनी अच्छी है, मेरा कितना एहसास करती है। उसने एतमाद भी मेरा जीत लिया। अब होता यूँ था कि भाई अब जिस तरह के सर में दर्द हुई, बाजी आप जाके सो जाएं, मैं आपके घर का सारा काम कर दूंगी, सारी चीज़ें हो जाएगी। और जब मैं आती थी देखती थी वाकई उसने घर चमकाया होता था, हर चीज़ अपनी जगह पर, मतलब हर चीज़ को मैनेज करती थी। इसी तरह एक दफ़ा मैं सो रही थी तो उसने यूं ही मुझे बोला कि बाजी आप सो जाएं, अपना ख्याल रखें। तो यकीन जाने कि मैं सोई, वो अलमारियों की चाबियां ज़ाहिर है वो इतना जान चुकी थी कौन सी चीज़ कहाँ पड़ी हुई है, और मैंने भी उसके ऊपर इतना एतबार कर दिया। तो इसी तरह उसने सारा घर का जो भी चीज़ें वगैरह थी उसको मालूम थी, वो सारी अलमारियों से निकाल के वो गायब हो गई। और मैं सोती ही पड़ी रह गई। जब मैं उठी तो जब अलमारियाँ खोल के देखी तो कुछ भी नहीं था, और इतना वो हुआ। तो मैं तो यही कहूँगी भाई, ज़रूरत से ज़्यादा जो भी मतलब आपकी काम वाली हैं या जो भी आपके सर्वेंट है, आपके ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा करने लग जाए, अपनायत दिखाने लग जाए, तो हमदर्दी में ना आए, आप होशियार और ख़बरदार रहें। ये बिल्कुल सही कह रही हैं। खाली यही बात नहीं, इसी से मैं सेकंड करूँगी एक बात को। मेरे बच्चे जब छोटे थे उस वक्त मैं काम नहीं करती थी, तो मैं उनको स्कूल जब होते प्ले ग्रुप में होते तो आपको 2 घंटे स्कूल के बाहर बैठना पड़ता है। तो मेरे घर से काफ़ी दूर था उसका प्ले ग्रुप मेरे बच्चों का। तो मेरी दोस्त ने एक मेड मेरे घर पे रखवाई थी, और उसकी अम्मी जो है मेरी मेड क्या काम करती थी, और वो जो उनकी बेटी थी वो मेरी दोस्त ने मेरे घर रखवा दी। अब होता ये था कि जो मेरी दोस्त थी उसके बच्चों का स्कूल मेरे घर के करीब था, ठीक है, और मेरा बच्चों का स्कूल मेरे घर से दूर था।
तो वो जो टाइम जब मैं अपने बच्चों को स्कूल लेके गई होती थी तो वो मेड घर में होती थी। तो मेरी दोस्त ने मुझसे रिक्वेस्ट की कि यार जैसे तुम अपने बच्चों के साथ बैठती हो ना 2 घंटे, तो मेरी मेड को भी ना मेरे बच्चों के साथ बैठना मतलब पड़ता है स्कूल के बाहर, तो धूप है गर्मी है तो तुम्हारे घर आके बैठ जाया करे, उसकी बेटी भी है वो गपशप कर लेगी। तो उस वक्त ना मुझे इतनी समझ नहीं थी इन चीज़ों की। मैंने कहा ठीक है चलो सही है तुम अपनी। अब वो रोज़ यही होता था कि जो मेरे घर में काम करने वाली मेड है उसकी माँ आके 2 घंटे के लिए अपनी बेटी के पास बैठ जाती थी। अब ना यासिर घर में ना मैं घर में, घर पूरा खुला पड़ा। आहिस्ता आहिस्ता मेरे मतलब उस वक्त तो मुझे नहीं पता चला, लेकिन जब वो मेड चली गई तो 2 छत्ती से मेरी लेदर जैकेट्स जो सारे सामान मैंने स्टोर में पैक करके रखा था वो आहिस्ता आहिस्ता एक एक चीज़ भी अगर वो रोज़ अपनी माँ को देती गई तो सोचे मेरे घर से कितनी चीज़ें गायब हो गई। सो उस वक्त मुझे ये समझ आया कि आपको नो कहना आना चाहिए। अब मेरी दोस्त को बेचारी को क्या पता था कि वो जो उसकी मेड है जिसमें वो इतनी भरोसा करती है वो चोर है। और मैंने भी गलती की क्यों, मुझे भी मैंने कहा हाय मासी मिल रही है रख लो बस कोई बात नहीं, हम एक्स्ट्रा उनका ख्याल कर रहे होते हैं। तो अब मुझे उससे सबक ये हुआ कि अब अगर मेरे घर कोई काम करता है हेल्पर तो उनके घर वालों को, जब मैं घर में नहीं हूँ उनको घर वालों को आना मना है। जब मैं घर पे चली जाऊँ अपने जो सर्वेंट्स हमारे जो हेल्पर्स होते हैं हमारे डोमेस्टिक हेल्प, तो उसमें आप उसका आईडी कार्ड पुलिस स्टेशन में जाके उसको रजिस्टर करा सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, लेकिन कोई और अगर आता है तो हम सबके तो नहीं कर सकते। बिल्कुल, तो ये भी बड़ा तो अब देखें, अब अगर उसकी बेटी जो है मेरे घर से चीजें चोरी करके अपनी माँ को देती थी और माँ तो रोज आती जाती थी, वो रोज अपने घर ले जाती थी और ये गया वो गया, तो मेरे घर से इतनी चीजें चोरी उसके रहते हुए इतनी गायब हुई। सो ये भी एक खतरे की अलामत है, मैं आप सबको बता रही हूँ। इसी तरह से मेरे साथ भी हुआ। जब छोटा था मैंने रख ली एक मेट 24 घंटे के लिए। हाँ। अब मैंने उसको रख लिया, रखने के बाद जैसे ही फैसल के आने का टाइम हो तो वो तैयार श्यार होके, अब मैं खोलने जाती थी दरवाज़ा ना कि फैसल आए बेल बजी तो मैं मेरी जाने से पहले वो खोल के भी आ जाए और ये तैयार श्यार होके। अच्छा 2-4 दिन के बाद ना फैसल ने नोटिस कर लिया। फैसल ने कहा फ़हीमा ये लड़की ये इतना तैयार होकर ऊपर झूमर भी लगाती थी, वो झूमर लगाती थी। बस ये गाना बाकी रह गया था कि जी वो था यकीन के आएंगी वो रात कभी। अब कैसे मुझे कह रहे तुम फ़हीमा तुम एहतियात करो, इससे असद भी अचानक से रोना शुरू हो जाता था। और चीज़ें मेरी इसी तरह, मेरा शादी का जोड़ा गायब और फैसल की शेरवानी गायब, इसी तरह और क्या क्या जो मुझे याद भी नहीं, बिकॉज हमें इतना याद नहीं होता कि हमने क्या क्या स्टोर में क्या चीज़ रखी हुई है। वो सारी चीज़ें धीरे धीरे गायब होनी शुरू हो गई। अब उसको निकालना भी मुश्किल, क्योंकि ऐसे लोगों के ड्रामे भी बहुत होते हैं। मैं गरीब हूँ, अच्छा में क्या होगा? उसको अपनी मर्जी से छुट्टी चाहिए होती थी कि बस मुझे आज छुट्टी चाहिए तो मैं आज ही जाऊँगी। तो इसी तरह एक दिन वो उसने रोना शुरू कर दिया, मैं बहुत बीमार हूँ, मुझे आज तो छुट्टी चाहिए। ये खतरे की अलामत है। हाँ, ये खतरे की अलामत है, जिस दिन उसको स्पेशली जाना आज ही जाना है उसने। तो फैसल ने, मैंने कहा मैं तो जाने नहीं दूंगी, ये नहीं जा सकती ना। तो फैसल ने कहा फ़हीमा मौका अच्छा, आज तुम इसको निकाल ही दो काम से, आज तुम इसको फायर कर दो, बोलो झूमर लगा के आ रही है। तुम इसको डबल पैसे दो, डबल पैसे दे के तुम इसको निकाल दो। और एक और मजे की बात वो क्या करती। अच्छा इससे पहले कि तुम दूसरी मजे की बात बताओ, मैं बताऊं, मेरी घर में एक मेड थी, उसने बोल दिया कि बस मुझे जाना है। मुझे बाद में पता चला उसने मेरी आयरन चुराई हुई थी, जो बालों की आयरन है वो चुराई हुई थी, उसने वो ठिकाने लगाने जाना था। तो बाजी बस मैं जाऊंगी और आऊंगी, तो उस वक्त तो नहीं पता चला। जब आयरन चली गई वो जाके आ भी गई, शक भी नहीं हुआ मुझे। फिर मुझे काफी दिनों बाद मुझे अंदाजा हुआ तो जो मेरी आयरन है ये वो ठिकाने लगाने गई। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमें खतरात के जो सिग्नल्स मिलते हैं, हम उनको नहीं मतलब रिसीव नहीं करते ना कि वो हम कहते हैं सो के ये पॉइंट्स होते हैं जो अल्लाह ताला हमें सिग्नल्स दे रहे होते हैं, तो फौरन रिसीव करना चाहिए। बिल्कुल। और ये जो बात बता रही थी, बाय द वे दोनों आ गए ये जो बात बता रही थी कि अगर कोई ज़्यादा जाकर आपसे स्वीट हो रहा है ना, तो वो भी खतरे की अलामत होती है। मेरे साथ भी एक बच्चा था जो एक्स्ट्रा जो हेल्प होती है ना उसके लिए मैंने रखा उसको, और इतना वो खुश शक्ल, खुश लिबास और एक तरीके वाला लड़का था कि जब वो मेरे साथ निकलता था तो अक्सर मुझसे लोग पूछते थे आपका बेटा है, मतलब इस हद तक वो, मैं उसको कहीं किसी जगह पे ले जा रही हूँ या कुछ, और वो करते करते वो इतना अच्छा काम करता था। मतलब उसको एक दफ़ा अगर मैंने बता दिया ना तो वो, उसको पता है कि हर 15 दिन के बाद ये खिड़कियाँ साफ़ होंगी, ये वैक्यूम सारी डिटेलिंग होगी इस चीज़ की, ये होगा वो होगा, मतलब इस हद तक वो
वो विलिंगली काम करता था ना, उसको बड़ा शौक था कि मैं हर चीज़ को सही करूँ। मेरे घर दावत हो, कुक ने खाना बनाया, सारा किचन ये वो जैसे ही मेहमान जाते थे विद इन एन आवर वो पूरा घर चमका देता था। तो मतलब मुझे बड़ा अच्छा लगता था कि इतना मेहनती लड़का है और बड़ा जिम्मेदार भी था। जब मैं उसको कहती थी कि मुझे कल जो है वो 8 बजे सुबह ये काम करने हैं तो प्लीज़ तुम सवेरे उठ जाना है, वॉटेवर, उठ जाता था। अच्छा निदा, उसके बाद वो क्या करने लगा, मेरा भी ज़्यादा ट्रस्ट उस पर डिवेलप होने लगा। बहुत सारी चीज़ों की परचेजिंग मैंने उसके हवाले कर दी कि तुम ये सारी चीज़ें परचेज़ कर लो, ठीक है, क्योंकि मेरे पास भी टाइम नहीं होता। मेरे शौहर मुझे ये कहता है कि तुम हर चीज़ जो है ना खुद से नहीं किया करो, कामों को डेलीगेट किया करो। तो मैंने उसको कहा ठीक है, घर की सौदा सल्फ ये वो सब कर रहा है। अच्छा अब फ्रूट ला रहा है तो फ्रूट भी आहिस्ता 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 महंगा होता जा रहा है। और मैंने नोट किया कि कुछ टाइम पहले ये फ्रूट का बजट इतना था और अब ये इतना ज़्यादा होने लगा है। तो चलो खैर है। उसके बाद निदा उसने एक हरकत की जिस पर मैंने उसको निकाल दिया घर से। मैंने कहा अब इससे ज़्यादा उस पर मैं ट्रस्ट नहीं कर सकती। उसने क्या किया कि हमारे घर में जो पानी पिया जाता है ना, जो मिनरल वाटर के बड़े से आते हैं, वो हर हफ्ते आते थे, ठीक है। तो उनमें उस कंपनी की कुछ टाइम से कुछ स्ट्राइक चल रही थी, तो वो टाइम पर नहीं आ रहे थे डिलीवर करने के लिए। तो मैं उसको कहती थी कि जाओ और ड्राइवर के साथ जाके वो पानी लेकर आओ मार्केट से। उसने देखा कि ये तो बड़ा अच्छा है ये काम, तो और पानी भी बहुत ज़्यादा हमारे घर यूज़ होता है। तो वो गया और उसने गली के कुछ कच्ची बस्ती थी पीछे, वहाँ से कोई फ़िल्टर था पानी का, वो भरवा के और उसके ऊपर जो सील होती है ना वो खींच के और रख के बड़ा फनकारी करके और वो रख देता था। और मेरा इतना ट्रस्ट होता था कि कभी मैं देखा भी नहीं कि पानी जो है वो सही वाला है नहीं है। मुझे पता है वो कैन तो वही है, उसी कंपनी के हैं, सब कुछ है। उसके बाद मुझे एक दफ़ा ड्राइवर के ज़रिए वो बात पता चली। वो इतना डेयरिंग था कि उसने ये भी नहीं सोचा कि ड्राइवर कभी बात खोल सकता है। और ड्राइवर ने मुझे बताया कि वो तो पीछे गया है बस्ती में फ़िल्टर से। मैंने कहा फ़िल्टर से पानी? अच्छा। इस दौरान मेरे पेट में भी कुछ गड़बड़ें शुरू हुई, मेरे हस्बैंड के पेट में भी। हम लोग तो आपकी सेहत खराबी हम लोग गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास जा रहे हैं, वो हमें फ्लैजेल का कोर्स करा रहा है, ये करा रहा है, हम दवाएं खा रहे हैं। उसके बाद जब ये बात पता चली हमें, क्योंकि उस यू नेवर नो, जो पानी 20 रुपए का मिल रहा है और वो जो पानी 500 रुपए का मिल रहा है, उसमें फ़र्क तो होगा ना यकीनन। उसमें कीड़े भी हो सकते हैं, वो मिनरल वाटर तो था नहीं। अब हम भी बीमार हो रहे हैं। उसके बाद जब वो बात खुली, फिर मैंने मतलब मुझे इतना दुख हुआ कि मैं उसको इतना उसका ख्याल रखती थी इस लड़के का कि आप सोच नहीं सकते। उसने मुझे कहा कि मुझे कैमरा वर्क सिखाओ, मुझे ये करो। और मैं इसको हर वक्त ये सोचती थी कि यार इसका फ्यूचर क्या है, ये बेचारा सारा वक्त इधर ही काम करेगा। मैं इसको स्किल्ड बना रही थी ताकि उसको और भी चीज़ें आएँ और वो अपनी ज़िंदगी आगे अच्छे तरीके से गुजारे। कुछ लोग अपनी ज़िंदगी पे खुद कुल्हाड़ी मार लेते हैं। और वो अगर मतलब मैं खुद सोचती हूँ कि वो मेरे पास होता तो अब तक मैं उसको इतना स्किल्ड कर चुकी होती कि वो किसी चैनल पे काम कर रहा होता। लेकिन उसको शायद वो चीज़ रास नहीं आई। फिर मैंने तो उससे बात भी नहीं की। पता है आखिर में मैंने अपने हस्बैंड को कहा तुम उसको मना कर दो कि ये चीज़ है। तकलीफ होती है ना आपको, आप किसी पे इतना ट्रस्ट करते हैं। उसके बाद उसने मैसेज आपकी सेहत खराब है, सॉरी के मैसेजेस किए। मैंने अपने हस्बैंड को कहा जब ये इस हद तक जा सकता है ना तो कुछ भी कर सकता है। अच्छा, इसी तरह से ना मैंने अपनी फ्रेंड से डिस्कस किया, वो काफ़ी माशाल्लाह समझदार है, उसकी फ्रेंड सर्कल बहुत अच्छा है, पॉजिटिव लोग हैं सारे, और घर में भी बहुत अच्छी मेड है। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा तुम क्या माशाल्लाह क्या राज है, मतलब क्या मतलब इतनी समझदार हो, अक्लमंद हो। तो उससे कहा मैं ये करती हूँ कि मैं जिससे भी मिलती हूँ, किसी भी नए दोस्त से या नया नौकर रखती हूँ, तो मैं 2 रकात नमाज हाजात पढ़ती हूँ। अच्छा, अल्लाह पाक हमें जो है अगर ये मेरे लिए बेहतर है, मेरी फैमिली के लिए, मेरे ख़ानदान के लिए, तो इसके साथ सिलसिला चले, वरना नहीं है। तो उसने मुझे ये सिखाया, तब से मैं भी यही करती हूँ। ये तो बहुत कि जो भी नए फ्रेंड से मिले, नए लोगों से मिले, नया नौकर रखें, आप 2 रकात नमाज़ें अल्लाह ताला से आपने मशवरा कर लिया, तो वो या तो यही होगा, उसके पढ़ने के बाद वो खुद ब खुद हटने शुरू हो जाएंगे और अच्छे इर्द गिर्द लोग आपके आना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, वो लड़का भी किसी रेफरेंस से आया था, ये भी नहीं कि मैंने ऐसे ही रखा था, किसी रेफरेंस से बाकायदा आया था। लेकिन अब उसका क्या, लेकिन अगर किसी रेफरेंस से भी आता है तो किसी को अंदर दिल नहीं का तो पता ना, दिल का तो होता नहीं पता ना, इसलिए आपको अपनी आंखें ना हमेशा खुली रखनी चाहिए। कोई अगर एक्स्ट्रा आपको जरूरत से ज्यादा बहुत ज्यादा वो लग रहा है ना, कोई फिशी है कुछ, इतना ट्रस्ट ना करें आप कि आप फिर सब कुछ उस पर डिपेंड करने लगे। आपको बहुत जो है ना लिए दिए रखना पड़ता है। थोड़ा सा कभी कभार
सेठ भी बनना वॉचफुल पड़ता है रहे, थोड़ा। केयरफुल रहे, वॉचफुल रहे आप। अब तो देखिए इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी भी इतनी एडवांस्ड है, हाउस कैमराज होते हैं, आप अपने फ़ोन से कनेक्ट कर सकते अब मैंने हैं। कैमराज लगाए हैं, ज़रूरी है। सारे घर में मैंने कैमराज बहुत इवन ज़रूरी इतना है। ट्रस्ट हम अपने बच्चों पे भी नहीं कर सकते, अपनी बहन भाइयों पे नहीं कर सकते, किसी पे ट्रस्ट नहीं आपका भी हाउस हेल्पर है? बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। हाँ, उसने क्या किया? बस वही चीज़ के ट्रस्ट डेवलप कराना। और मैं क्या नोटिस कर रही हूँ कि अम्मी से बहाने से पैसे लेने, क्योंकि बूढ़े और बच्चे ना बड़े वनरेबल होते हैं, ठीक है ना, कि जी वो आज वो ये चीज़ें आएंगी, आज वो चीज़ भूल जाते हैं। उस भूल जाने का फ़ायदा यूँ उठाया जा रहा है कि मैं देख रही हूँ उनको तो बस वो पता है कि जी इनको अच्छा लगता है कोई भी ऐसी चीज़ खाना, चिप्स खाना या कुछ, वो खिला दिया है और सुला दिया है। और ख़ुद जो है ना वो मैं देख रही हूँ क्या आ रहा है, KFC आ रहे हैं और चीज़ें आ रही हैं। ये मुलाजमीन है। मुलाजमीन क्या, आप किसी पे रहम थोड़ा सा कर लेते, लेकिन वो बल्ली फिर आपके सर आ जाती है। तो मैं अक्ल की मार ज़रा देती हूँ। जब मैं देखा ना कि ये जानबूझ के ऐसा करते हैं, मैं बिल्कुल जो है ना अम्मी से दूरी पे रखना, मैं कुंडी लगा के रखती थी कि ये लोग आ ही ना सके। अच्छा ये तो इससे ज़्यादा हार्मफुल क्या होता है जब जिस घर में सास और बहुएं इकट्ठा रहती हैं, वहाँ हेल्पर्स का बहुत गेम होता है। सास के कान भर के वहाँ से पैसे ऐंठना, बहू को बातें लगा के वहाँ से पैसे ऐंठना, मतलब वहाँ एक पूरी अंदर ही अंदर जंग चला रही होती है वो बहू और सास के दिल खराब करी थी सिर्फ अपने 4 पैसों के पीछे। इसमें देखो ना, ये बहुत तकलीफ दी। ये यहाँ पे मैं समझती हूँ निदा, बेवकूफ़ी हम लोगों की भी होती है कि हम लोग पता नहीं हमारे अंदर कम्युनिकेशन करना एक दूसरे से सिखाया नहीं जाता, ना किसी को पता है कि मैंने किससे किस कॉन्टेक्स्ट में बात करनी है। कह कुछ रहे होंगे, कॉल और फेल में फ़र्क है। मसला ये है कि ये आपके सगे नहीं होते ना, या आपके बेटे के पीछे आपकी बहू आई है, या आपकी मियाँ की माँ है, तो आप ज्यादा कम्युनिकेशन खुद रखें बजाय तीसरे बंदे को ज्यादा है वही ना। और स्ट्रेट फॉरवर्ड आप बात करें कि कोई भी चीज़ जो आपको बुरी, अब मैं समझती हूँ अल्लाह का शुक्र है, मैंने पहले भी मेंशन किया था, मज़ीद ओवर द ईयर 1 साल हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी सास का इतना अच्छा एक है आपस, और मेरी अम्मी और मेरे हस्बैंड का, कि जो बात मुझसे भी ना डिस्कस शायद करनी हो, अम्मी ने वो मेरे हस्बैंड से कर लेती है कि बेटा ये चीज़ अभी जा रहे हो तो अच्छा ये भी ले आना या ये भी कर देना, तो वो सुनते हैं उनकी बात। इसी तरह मेरी जो सास है, मैं उनसे कोई भी बात करनी हो किसी भी टॉपिक पे मैं कर सकती हूँ, क्योंकि वो एजुकेटेड हैं, वो समझती हैं। तो ये बॉन्डिंग हमने खुद डेवलप की है, इन रिश्तों में नॉर्मली नहीं होती, बिल्कुल। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे घर में ये चीज़ प्रैक्टिस होती है और बहुत रिस्पेक्टफुली होती है। वेरी गुड। अच्छा क्या है, मल्टीविटामिन। अच्छा मुझे इसी तरह ना किसी ने PR भेज दिया कि आप ले लें, कोलेजन बड़े अच्छे होते हैं, ये प्रोडक्ट खानी चाहिए। मैंने टेस्ट नहीं किया कि मुझे पहले टेस्ट करवाना चाहिए, मैंने वो खाने शुरू कर दिए। अब 15 दिन के बाद फेस पे अब वो वाइटनिंग तो शुरू हो गई, लेकिन स्वेलिंग भी शुरू हो गई, अजीब मेरी पफीनेस हो गई, और अजीब एक ना हार्ट बीट भी मेरी फास्ट होनी शुरू हो गई। तो फिर मैंने कहा नहीं, इस तरह नहीं खानी चाहिए। मैंने अपने टेस्ट के बाद टेस्ट मेरे बिल्कुल ठीक है। तो यही मैं कहना चाहती हूँ, अपने व्यूवर्स को बताना चाहती हूँ कि आप पहले अपने सारे टेस्ट करवाएं। जो चीज़ की रिक्वायरमेंट है वो कहिए नहीं कि अब कोई किसी के टांगों में दे, तुम एक काम करो, तुम विटामिन D लगवा लो इंजेक्शन, तुम्हें ये फ़ायदा होगा। अब आपको हो सकता है कोई और मसला हो सकता है, आपको कोई और मसला ओवर हो जाए तो टॉक्सिन्स जमा हो जाते हैं तो बॉडी और में, ज़्यादा मसला हो जाता है। तो आप पहले टेस्ट करवाएं प्रॉपर, जो चीज़ सेल्फ मेडिकेशन तो बिल्कुल ही है, बहुत बड़ा खतरा है, बिल्कुल भी क्योंकि नहीं, हर दवाई हर किसी को सूट भी नहीं करती। इवन फैसल के साथ ये हुआ था कि फैसल को किसी डॉक्टर ने कह दिया कि अगर तुम्हें बहुत ज़रूरी हो ना तो तुम ये स्टेरॉइड्स लगा सकते हो, स्टेरॉइड्स ले लेना अगर बहुत ज़्यादा, क्योंकि पेन किलर फैसल को सूट नहीं करती थी। उन्होंने इतने पेन किलर्स खा लिए थे, उन्होंने कभी महीने में 1 दफ़ा लगा लिया इंजेक्शन स्टेरॉइड्स का, फिर कभी 2 दफ़ा, फिर महीने में 2-3 दफ़ा। वो इतने कि वो बहुत ज़्यादा वेट इतना उनका गेन हो गया कि अब सब बोलने लगे क्या हो गया फैसल, तुम इतने मोटे हो गए। तो ये सेल्फ मेडिकेशन, फिर डॉक्टर ने भी उनको कह दिया, उन्होंने भी खाना शुरू कर दिया, और उसके इतने साइड इफ़ेक्ट्स, उस वजह से उनको हार्ट अटैक भी हुआ। यही रीज़न। तो वो सेल्फ मेडिकेशन नहीं होनी चाहिए। आप जो रिक्वायरमेंट है डॉक्टर आपको बताएगा कि क्या लेनी है क्या नहीं। देखिए सबसे पहले तो आपने अपने फ्रूट्स वेजिटेबल्स जो हैं सीजनल, वो अगर आप खाते रहेंगे ना तो आपकी अगर आपकी डाइट अच्छी है, आपको मल्टीविटामिन्स की ज़रूरत ही नहीं है। अच्छा एक छोटे से ब्रेक के बाद हम आपको और ज़्यादा खतरों से आगाह करने वाले हैं, हमारे साथ रहेगा होशियार खबरदार।
वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। ये खतरा ये है कि IFB निकल चुकी है, प्रोग्राम की भागदौड़ मेरे हाथ से निकल जाएगी। सो आज बेसिकली हम आपको ख़तरों से आगाह करें जो हमने अपनी ज़िंदगी में थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं जो ख़तरा बनकर आ भी सकती थी सामने, मगर हम सही वक्त पर संभल गए। तो एक दूसरे से जब आप शेयर कर लेते हैं इस तरह की चीज़ें तो बहुत सारी चीज़ों से आप बच सकते हैं। मेरे सामने इस वक्त बैठी हैं अनम, और अनम हमें किस खतरे से आगाह कर रही है? अनम, मैं तो सबसे पहले अपने शौहर के बारे में बात करना चाहूँगी। तभी मुंह ढका हुआ है। हाँ। शौहर के बारे में ये कहना चाहूँगी, पहले उनका रवैया मेरे साथ बहुत अच्छा था, और लेकिन काफ़ी दिनों के बाद जब मैंने इनको नोट करा, इरिटेट पैनिक होने लगे वो। जब मैंने देखा ये इनका रहता है, ये मेरे साथ पैनिक रवैया रहता है, फिर कुछ दिनों के बाद मैंने देखा खुशगवार रवैया रहने लगा उनका। अच्छा, मतलब जैसे थे वैसे नहीं रहे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। नेगेटिव ही रोल प्ले करते थे घर में। अच्छा। तो जब मैंने उनको देखा एकदम अच्छे हो गए? बहुत ज़्यादा। हाँ। अब वो आउटिंग पे लेके जा रहे हैं, फैशन करवाना, कुछ भी करवाना, जो ज़रूरत की मेरी रिक्वायरमेंट है वो मुझे बोलने से पहले ही प्रोवाइड कर दे रहे थे। तो फिर मैंने देखा, अच्छा, फिर मैंने ऑब्जर्व भी करा इनको। मैंने कहा ये अचानक से चेंजिंग आई क्यों है? बिल्कुल ही चेंज हो रहे हैं। फिर उसके बाद जब मैंने इनको देखा, कंप्यूटर इनके चेक करे, तो उनमें देखा, मैंने मेल्स चेक करी इनकी, तो वो उन्होंने काफ़ी गर्ल्स को मेल सेंड की हुई थी। यानी उनके रवैये में जो खुशगवारपन आया है वो दूसरी मेल्स की वजह से आया है, एक्चुअली फीमेल्स की वजह से आया है। उनकी ईमेल के जरिए आया है, फीमेल की ईमेल के जरिए आया है। हाँ। फिर जब मैंने देखा मेल्स भी हुई थी, फिर उसके बाद मैंने इनके मोबाइल वगैरह चेक करे तो मैसेज मैंने देखे, तो उनके मैसेज भी काफ़ी ज़्यादा थे। फिर मुझे पता लगा कि हाँ, यहाँ तो दाल ही पूरी खा लिए। यानी उनको ज़िंदगी में रोमांस की ज़रूरत थी। जी। फिर मैंने इनको जब मैंने देखा तो मैंने इनसे पूछा भी कि भाई ये क्यों है? बस वही बातों को चेंज करना, रोल करना, हर लिहाज से वो घुमाने लगे कि नहीं ये चीज़ें नहीं है, ये चीज़ नहीं है। लेकिन मैं अपना मैं यही कहूँगी, पर्सनली जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है वो यही रहा है, जब शौहर आपके ऊपर ज़्यादा मेहरबान होने लगे किसी भी हवाले से, तो समझ जाएँ कुछ ना कुछ तो है। जैसे मेरे मियाँ ने, एक उनके साथी सेलिब्रिटी थे और मेरे मियाँ बहुत बताते थे उनके बारे में ना कि वो भाई बिल्कुल अपनी बीवी से वफादार नहीं है, ये है वो, अक्सर हस्बैंड वाइफ शेयर करते हैं। तो मुझे कहने लगे, एक दिन मुझे सारी कहानी पता थी, एक दिन सिग्नल पे रोके अपनी बीवी के लिए गजरे ले रहे हैं, घर जाते हुए गजरे दे रहे हैं बीवी को, बेचारी को पट्टी लगाई हुई है, आंखों उस पे मोहब्बत की, और पीछे पीछे पूरे गेम चल रहे हैं। ये बहुत होता है, मैंने लास्ट में अच्छा, बताया। ये सिर्फ शादीशुदा लोगों में नहीं है, जनरली मैंने बहुत नोटिस किया है पाकिस्तान में, स्पेशली विद इन एशियन मेन, ये कोई एक प्रैक्टिस जो है ना वो बन चुकी है कि उन्होंने एक तो लगे रहना, मैसेज की हद तक ही महदूद है, ठीक है, ये बहुत एक कॉमन अब चीज़ हो चुकी है। और उसमें जो है ना वो इतना ज़्यादा बातें, कहानियाँ, भाई आपने करना कुछ नहीं है, आप टाइम अपना भी ज़ाया कर रहे हैं, उस एक चीज़ से क्या आपको खुशी मिल रही है कि आप इधर भी बात कर रहे हैं, इधर भी कर रहे हैं, इधर भी कर रहे हैं? इट मीन्स यू आर नॉट अ पर्सन ऑफ कैरेक्टर, कि आप में वो कैरेक्टर ही नहीं है कि आप चलो किसी से कर रहे, या तो आप ओन करें ना कि हाँ जी मैं ये चीज़ कर रहा हूँ। इफ़ यू आर सिंगल, शादीशुदा को तो अलाउंस ही नहीं है, लेकिन अगर आप सिंगल हैं, आप ओन करें कि हाँ भाई मैं बात कर रहा हूँ या कुछ भी है। अब वो जी इधर भी कहानी डाली हुई, उधर भी कहानी डाली हुई, उधर भी कहानी डाली हुई, एट द एंड ऑफ द डे सोचे अगर एक मार्केट में वो सारी मिल जाए, वो इसलिए देख रहे हैं कि क्या होगा, भिंडी की सब्जी अच्छी है, बैंगन की अच्छी, कि टिंडे की। तो इस तरह हम देखना शुरू कर दें, फिर हम देखना शुरू कर दें खवातीन के जी करेले अच्छे हैं कि बैंगन अच्छे हैं कि ये अच्छे हैं क्या वो अच्छे हैं। मतलब ये कि ये कभी ख्याल नहीं आएगा इस चीज़ का कि आप औरत को भी ऐसी अगर सिचुएशन में आपको औरत तो बड़ी कंजर्वेटिव चाहिए। अभी हमारी बात ये जो हम आपको खतरे की अलामत बता रहे कि बहुत ज़्यादा अबनॉर्मल तौर पर भी अगर आपके घर के मर्द अच्छे हो जाए, जो कि आपको उनकी फितरत पे ही नहीं है, वो समझ जाए जो उनकी नेचर नहीं है, और अगर कुछ आर्टिफिशियल अगर शुरू से ही अच्छे हैं तो फिर तो और बात। हाँ, ऐसे भी हैं। वही कह रही हूँ ना कि आपको लगे कि उनकी फितरत से ऑपोजिट जा रहे हैं। देखो निधा, ये बच्चों में भी होता है, जब एकदम से बच्चा जो है वो पढ़ना छोड़ दे या उसमें कोई ऐसा चेंज आ रहा है या बहुत खुश रहने लगे, तो ये भी खतरे की घंटी होती है। तो ये तो आपको कहीं भी किसी भी कैरेक्टर में अगर रवैया चेंज होता है तो यू हैव मॉनिटर करना। आपको ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, आप भी जाके उनकी ईमेल्स चेक करें, कहीं फीमेल्स तो नहीं है। तो ये है खतरे की अलामत। और क्या है? नेवर शेयर योर पर्सनल मैटर्स। यार ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है।
मैं तो आपकी तस्वीर है ना, मैं वैसी इंसान हूँ कि मैं इतना जल्दी ट्रस्ट कर लेती हूँ लोगों पर। स्पेशली अगर मुझे कोई लगेगा ना कि यार बड़ी अच्छी लड़की है या बड़ा कोई मेरी एक कनेक्शन क्रिएट हो गया, तो मैं बड़ा दिल खोल के ना उसके आगे, पहले तो ज़्यादा करती थी, उसके बाद मैं बड़ा कॉन्शियस हो गई कि निधा, एक तो क्या होता है फैमिली में भी ऐसा होता है, फैमिली में भी आप कभी कोई अच्छी भी बात करते हैं ना किसी के लिए, तो वो जो मैनिपुलेटर्स होते हैं ना फैमिली में, वो क्या करते हैं कि आपकी बात को लेते हुए उसको फैमिली को बताएंगे, अरे ये तो मुझे गज़ल ने बताई थी बात, अच्छा अब मैंने इसलिए तो नहीं बताई थी कि आप आगे पास ऑन करें, ठीक है। या चाइनीज़ विस्पर होता है ना जो कि मैंने कोई अगर बात कही तो आपने उसको दूसरे वर्जन में बताया, उसने उसको तीसरा वर्जन दिया, उसने चौथा वर्जन दिया, वो बात इतनी बुरी हो गई कि एक बंदे ने जो अच्छे सेंस में कोई बात कही है कि उस किसी की इम्प्रूवमेंट के लिए अगर कोई डिस्कशन हो रहा है, कुछ बात हो रही है, उसके बाद मैं ये शादी के शुरू के दिनों की हरकतें होती हैं ना जो हमारी बहुत बेवकूफ़ होते हैं, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता वैसे ही इंसान जैसे मेजॉरिटी आती है तो इंसान में अकल आ जाती है कि इतना ज़्यादा दिल खोल के सबके आगे नहीं रखना चाहिए। स्पेशली आप फ्रेंड्स जो होती हैं ना आपकी, वो भी बड़ी खतरनाक होती है। अच्छा, आप फ्रेंड्स को तो बताते हैं, फ्रेंड्स अपनी मियाँ से शेयर कर लेती हैं वो बातें, और वो सारे बहनों को बताते हैं, बहनें अपने हस्बैंड को शेयर करती हैं वो बातें। तो क्या होता है कि आप कुछ ऐसे लोगों तक अपनी बात नहीं वो पहुंचाना चाह रहे, अब आपके जो बहनोई हैं उनको पता है वो वाली बात, आपके जो दोस्त के हस्बैंड हैं उनको पता है वो वाली बात, तो आप ये रियलाइज ही नहीं करते। और वो लोग जो होते हैं ना बड़े बेवकूफ होते हैं जो कहते हैं यार फहमीना किसी को बताना नहीं, हाँ प्लीज, जब मेरे पेट में कोई बात नहीं ठहरी तो उसके पेट में कैसे ठहरे, ये सोचे। बिल्कुल, तो ये तो बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए कि आप किसी को मना कर रहे हैं। और बहुत बड़ा खतरा है, आपको अंदाजा नहीं है कि आप अपनी पर्सनल बातें किसी से शेयर कर लेते हैं, वो आपको उस वक्त लग रहा होता है कि आप कैथारसिस कर रहे हैं, आपको आपके जो दिल में है बात वो बोझ हल्का हो जाएगा। अगर वो बोझ ऐसा आपकी तरफ बनता है, एक ज़माने में जब मैं बिल्कुल इमेच्योर थी तो मैं मासियों से बातें शेयर कर लेती थी और वो मासियाँ जो ऐसा मुझे धचका पहुंचाती थी, थोड़ा थोड़ा शेयर कर लिया ना, ये तो कोई ऐसे है वैसे, वो जाके मेरी सास को बता दें और घर में तो एक मैदान जंग। मैंने कहा यार ये मैंने क्या बेवकूफ़ी की, मैं इससे शेयर कर रही हूँ, ये कौन है मेरी, ये मेरी कोई अपनी तो नहीं है। हम कन्फाइड करने लगते हैं ना, क्योंकि हमें कोई आउटलेट नहीं ऐसा मिल रहा होता जहाँ हम बहुत बड़ा कोई भी चीज़ जो बुरी फील कर रहे हो तो हम फिर ऐसी आसपास के लोगों से ही शेयर करते हैं विदाउट रियलाइजिंग कि नहीं ये हमें बैकफायर कर सकती है। वहाँ पे वो मैं कह रहा प्रिकॉशन इज इम्पोर्टेंट किसी भी चीज़ में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये क्या है, पीपल विद कमिटमेंट। यस, अक्सर आपके दोस्तों में, आपके इर्द गिर्द के लोगों में या आपके वर्क रिलेशन जहाँ होते हैं, लोग आपको बहुत सारी चीज़ों के लिए मिसगाइड भी करते हैं कि नहीं जी ये तो ये इतने डेज में ये कैरेक्टर ऐसा है, ये काम पे से बात अगर लूँ, बाद में आप देखते हैं वो टोटली कुछ और चीज़ होती है। हाँ, या कि जी अच्छा पेमेंट्स हाँ जल्दी हो जाएंगी, नहीं वो मैं मेजर जो प्रोडक्शन हाउसेज उनकी बात नहीं कर रही, लेकिन जो नए नए आते हैं ना जिनको काम का नहीं पता है, झूठ, मिसकमिटेड लोग, मैं समझती हूँ कि यार आप कैसे किसी के साथ झूठ बोल सकते हैं, आप कैसे किसी को एंगेज करने के बाद, वो एक सर्विस लेने के बाद उसको 4-4, 6-6 महीने रुला सकते हैं उसकी सैलरी के लिए। ये वर्क एनवायरनमेंट में बहुत, ये वर्क स्पेसेस जो आजकल हैं जितनी भी कंपनीज में, मैंने बहुत सारे लोगों से ये चीज़ सुनी कि हमारे हर चीज़ लिखत पढ़त पे मुझे लगता है होनी चाहिए, 3-3 महीने की सैलरीज और मैसेजेस के थ्रू, क्योंकि ज़बानी कलामी बहुत सारी मिसकमिटमेंट्स होती है ना, प्रोफेशनली लिखत पढ़त होनी चाहिए। इस फील्ड में कैसे बार-बार कोई ईमेल करेगा आपको किसी चीज़? नहीं, सिर्फ हमारी फील्ड नहीं, गजल पहले नहीं होता था ये, लेकिन अब जो है ना ये लोग बहुत समझदार हो गए, वो कहते हैं आप मैसेज करके दें, आप लिख वो रिकॉर्डेड रहता है, वो फिर क्या होता है आपके एक रिकॉर्ड में आ जाता है कि कल को आपको तो कोई भी झुठला सकता है, नहीं सॉरी मैंने तो आपसे नहीं कहा था कि 25 दिन में काम खत्म हो जाएगा, मैंने तो नहीं कहा था आपको पर डे पेमेंट होगी, मैंने तो नहीं कहा था। तो अगर लिखत पढ़त होती है ना आप बहुत सारी चीज़ों से बच जाते हो, तो इसीलिए ना उस वक्त चीज़ें बुरी लग रही होती हैं कि नहीं यार ऐसे कैसे बोल दें, ऐसे कैसे लिखवा लें, लेकिन बाद में वही चीज़ें आपको आसानी देती हैं। लेवल पे ये विद इन फैमिलीज भी अब प्रैक्टिस होना शुरू हो गई ये चीज़ और ज़्यादा, कि जैसे बेटियों को उनका हक नहीं मिलता क्योंकि लिखा ही नहीं था माँ बाप ने कहीं। माँ बाप के इंतकाल के बाद बेचारी वो फाइट कर रही होती है। आप देखिए अगर हमारे रिलीजन में इस चीज़ की अलाउंस दी गई या ये चीज़ समझाई गई कि इनका इतना हिस्सा है, इनका किस वजह से कोई रीज़न होगा तो उसमें देखिए हिकमत है ना उसके अंदर के
आप उसको उस रूल को इम्प्लीमेंट करें अपनी जिंदगी में। जो लोग नहीं करते, भरोसे कर रहे भाई बहनें कर लेंगे, वो भाई सबसे पहले बहनों का रोक रहे हैं। कितने बिजनेस पार्टनर्स होते हैं जो बहुत अच्छे दोस्त होते हैं और वो ज़बानी कलामी कहते हैं कि यार तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं, या एक बहुत आम फहम एक जुमला बोला जाता है, ये तुम मुझ पे छोड़ दो ना बस, ये तुम मुझ पे छोड़ दो। अब तो मैं यकीन करें टेलर के पास भी जाती हूँ ना, मैं उसको जब समझाती हूँ कि तो बाजी बस छोड़ देना, मैं मुझे पता है, मैं कहती हूँ नहीं पेपर लाओ, मैं पूरी इसको डिजाइन बनाती हूँ। मैं तो आप पेपर की बात कर रही हैं, मैं मैसेज सेव करके रखती हूँ कि ये मैसेज पे मैंने तुम्हें वॉइस मैसेज भेजा है, ये तस्वीर भेजी है, ये फलाना, ये तो जरूरी है बहुत, वरना आप आजकल तो जबान कुछ है ही नहीं और आपके रिलेशनशिप्स और खराब हो जाते हैं इन छोटी छोटी चीजों की वजह से। अच्छा, अब अगला क्या है? स्कैम। किस चीज का स्कैम? ये मुझे याद है निदा, मुझे जब मैं मॉडलिंग कर रही थी तो मेरी बहनें भी करती थी, दोनों बहनें, तो मुझे एक फ़ैशन शो की ऑफ़र आई ना कि फ़ैशन शो कर लें आप ना, तो मैंने कहा मैं इंटरेस्टेड नहीं थी, तो मैंने बहनों को बोला, मैंने कहा तुम लोग कर लो ये फ़ैशन शो। उन्होंने कहा ठीक है, बड़ा अच्छा फ़ैशन शो होने वाला है, और वो फिर प्रैक्टिसेस भी शुरू हो गई हैं। जिस दिन फ़ैशन शो था वो लोग गए हैं, वहाँ पे उनको लेके गए और थोड़ी देर के बाद मोबाइल गायब, चीज़ें गायब, सब चीज़ें चुरा के वो लोग गायब, पूरी टीम गायब हो गई। हाँ, इन सब की सारी चीज़ें लेके, और ये ऐसी जगह पे गए हुए थे जहाँ से कोई पास में कोई, मतलब पहले तो ये होता था ना कि आपको देखना होता था कि कोई कॉल कर सकते हैं, कैसे नंबर्स भी याद नहीं है, कुछ नहीं। वो इतने परेशान हुए, इतनी मुश्किल से मेरी बहनें घर पे आई हैं वापस, तो कहती तुम बच गई। मैंने कहा शुक्र करें, इज्जत सलामत रही, और इज्जत सलामत रही। तुम अब जो भी इंस्टाग्राम पे बच्चियाँ बहुत सारी इंटरेस्टेड होती हैं, मुझे कहती हैं कि आप हमें ऐसी, ये हमें एजेंसी है, कॉल कर रही है, बुला रही है ऑडिशन के लिए। मैंने कहा मत जाना, रेनाउंड जाना, जैसे कोई जियो है, हम टीवी है, या जो बड़े बड़े नाम है, रेनाउंड है। इवन जो इस तरह मेरे साथ हुआ, तो अब मैं कभी भी नहीं जाती, क्योंकि मुझे न्यू कंपनी बुलाती है कि ये कमर्शियल हमारा कर लें, अक्सर मुझे या के ऑडिशन दे दें। मुझे भी बहुत सारी लड़कियां जो है मैसेज करके पूछती हैं कि इन्होंने फलाने ने मुझे बुलाया है, तो अब जाहिर है मैं तो ड्रामे की फील्ड में अब नहीं हूँ, तो मैं फिर पता लगाती हूँ इधर उधर से पूछ के कि भाई ये कोई बंदा है ऐसा ड्रामे वाला जिसने ऑडिशन के लिए बुलाया, फिर मैं उन बच्चियों को बताती हूँ। तो थोड़ा सा ना इधर उधर बच्चियाँ पूछ के स्पेशली इसी तरह से ऑनलाइन शॉपिंग करें तो रिव्यू जरूर देखें। रिव्यू, अच्छा मैं तो ऑनलाइन शॉपिंग सारे बड़े जो ब्रांड्स हैं ना, जो पता है, क्योंकि इनमें अगर गलत चीज़ भी आ जाएगी तो आप जाके उनके, लेकिन गलत वेबसाइट भी बना लेते हैं ना लोग, बड़ी गलत उसकी ये भी थोड़ी बना लेते हैं, बिल्कुल बनाई नहीं है लोगों ने। क्योंकि एक दफ़ा मेरे साथ जो स्कैम हुआ था, गंदी चीज़ें भेज दी थी, तो वो वेबसाइट वाले कह रहे थे हमारी ही फेक वेबसाइट बनाई है लोगों ने, वो गलत आपको चीज़ें आप भेज रहे हैं। यार हमारे नाम पे चीजें बिक रही होती हैं, कोई हेयर ऑयल बेच रहा है, आप हमारे शो में थे ना, वही ना, ये हम हमारे शो में आई हुई हैं और बात अपनी टिप के बारे में बता रही हैं। हमने अपना टोटका बताया है, लोग उठाते हैं हमारे शो के क्लिप्स, चाहे गजल हो, अपने पेज चाहे पे डाल कोई भी, के, और अपने पेज पे डाल के व्यूज आए हैं उनके, अपने ब्रांड को इधर फिक्स करते हैं इस गजल के साइड पे, और उसके बाद और फिर मैंने अपने पेज पे फ्रॉड लिखा है मैंने भी कितनी वीडियोस डाली हैं, लेकिन पता नहीं चलता ना निदा, वो इतनी शेयर हो जाती हैं वो फेसबुक पर कि मैंने कितनी दफ़ा कहा है, भाई मुझसे आके पूछते हैं वो आप जो हेयर ऑयल जो बेच रही हैं, मैंने कहा मैं कोई अभी हेयर ऑयल में नहीं बेच रही, अगर मैं बेचूंगी, मैं कोई प्रोडक्ट लॉन्च करूंगी तो मैं अपने YouTube चैनल से करूंगी, मैं किसी और नाम लेंगी ना उस ब्रांड का, उसके हाथ में पकड़ूंगी, तो नाम थोड़ी ले रही होती है वो, यहाँ पे वो लगाया हुआ था पिक्चर, और हमारे शो से उठा के एडिट मार, और कितना अच्छा एडिट करते हैं, बहुत सारे वो करके ना, कॉपी करके कपड़े और तुम्हारी वो लगा के पिक्चर, और मेरी ब्रांड बना के और मेरा कपड़े, तो हर जगह जगह पे धोखा है। मैंने ये नोटिस किया, इसलिए प्लीज धोखे में मत आया करें। आपके पास सारे सेलिब्रिटीज जो हैं उनके इंस्टाज हैं, आप डायरेक्ट उनसे पूछ ले, मैसेज करें। मैं तो भाई मुझसे कोई पूछता है ना तो देखें, तो मैं तो जवाब दे देती हूँ कि ये हम मेरे नहीं है, मैं भी देती हूँ यूजुअली। और जब तक कोई सेलिब्रिटी अपने मुंह से उसकी एंडोर्समेंट ना करे ना, साइड में मेरी पिक्चर लगा के या निदा की पिक्चर या फेमिना की लगा के और कोई चीज बेच रहे हैं, वो गलत है। आप खुद भी जरा अकल करें। आपके ग्रिस पे कैसे बरकत होगी? एक झूठ से आप स्टार्ट तो छोड़ दे, उसका तो फिक्र ही किसी को नहीं, हम तो लोगों को एजुकेट करें, बिल्कुल नहीं आता कि मरना भी है, मरना भी है। सोचे जो हेयर ऑयल या जो क्रीम यहाँ धोखा कर रही है, वो प्रोडक्ट होगी क्या? और मुझे ये बताएं कि हमारे नाम पर अगर किसी की स्किन खराब हो गई, कोई बाल खराब हो गए, तो जी इसीलिए आप लोग सब बहुत अकल करें, और जब तक कि हम अपने मुंह से किसी चीज के बारे में ना बताएं,
सिर्फ पिक्चर कल ही मैं मेरे ससुर से मैं बात कर रही थी, उन्होंने कल हमारे घर में ना दावत थी और बिरयानी उन्होंने बनवाई हुई थी, तो कहते हैं कि मैं बिरयानी जो बनवाता हूँ उसमें मैं डबल गोश्त डलवाता हूँ। कहते हैं कि एक जगह से बनवाते थे वहाँ पे इतनी मज़े की मटन बिरयानी, कहते उसकी बरकत की वजह ये थी कि वो जो बनाता था ना अपने लिए दाल बनाता था, वरना यूजुअली जो बनाते हैं जो पकवान वाले होते हैं वो उसी में से खाना उनके घर भी जा रहा होता है, वो खुद भी खा रहे होते हैं सारे, कहते वो टच भी नहीं करता है। और कहते मशहूर दूर दूर तक उसकी बिरयानी मशहूर है। तो यही वाली बात है ना कि अब सच्चाई से शुरू करें, इस पे बिलीव तो करें ना। जो आपने कहा है कि भाई 2 किलो गोश्त है तो 2 किलो गोश्त तो ही 2 किलो ही होगा, उसमें छोटी-छोटी बेईमानी करेंगे तो आपके रिस्क में बरकत ही नहीं होगी बरकत। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या है? ओवर कॉन्फिडेंट। ये थोड़ी सी फनी स्टोरी है मेरी। मैं कनाडा गई लास्ट ईयर, तो मेरे बेटे ने मुझे कहा, अच्छा हम, मेरे बेटे की ये आदत है कि जैसे ही जॉब उसकी ख़त्म हो, मामा चलो ये काम करते हैं, मामा चलो यहाँ चलते हैं, चलो ये चीज़ देखते हैं। एक दिन उसने कहा, आज कुछ मामा साइकिलिंग करें? मैंने कहा करो। आपको आती है साइकिल चलाने? मैंने कहा हाँ, मैंने बचपन में इतनी दफ़ा चलाई है मैंने, और मैंने सुना है कि स्विमिंग और साइकिल एक दफ़ा चला लेना, आप कर लें तो भूलते नहीं हैं आप। तो मुझे तो आती है बिल्कुल, मैं चला सकती हूँ। तो उसने कहा पक्का? मैंने कहा हाँ। अच्छा, उसने मेरे लिए भी रेंट की साइकिल, अपने लिए भी की, हेलमेट्स पहने हमने, सब कुछ। मैं कुछ ओवर कॉन्फिडेंट हो गई। मैंने बजाय उसको मैं ये कहूँ कि ज़रा सुकून वाली जगह, खाली जगह पे हम बैठ के चलाते हैं, मैंने अब डाउनटाउन की, टोरंटो की बात कर रही हूँ, हाँ, कि घर से उतरे आप अपार्टमेंट से नीचे तो रश होता है, और समर में सारे साइकिलिंग कर रहे होते हैं वहाँ पर, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं उस वो पाथ पर। उस पर मैं बड़ी ओवर कॉन्फिडेंट होके मैंने चलाना शुरू की। उसने कहा मामा मैं, उसने फिर भी मुझे ये कहा कि मैं पीछे रहता हूँ ताकि आगे आपको कुछ हो तो मैं आप संभाल सकूँ। मैंने कहा ठीक है, और मैं आगे चल रही हूँ। थोड़ी देर में मुझसे वो डिसबैलेंस होने लगी निदा, और मैं इतनी बुरी तरीके से गिरी कि वहाँ पर पिलर था पूरा बिल्डिंग का एक साइड पे, वो मेरे जो सर पे लगा। लिटरली उस दिन मैंने दिन में तारे देखे थे, जो वो स्पार्क होता है ना, हमने हमेशा सुना है कि दिन में तारे, दिन में तारे, बड़ा खतरनाक माय गॉड, मुझे थोड़ी देर के लिए यूँ चक्कर आ गया और दिन में तारे नजर आने लगे, यूँ स्पार्क। और थोड़ी देर बाद मुझे ख्याल आया, सारे लोग जमा हो गए, यार ये ओके, कोई मुझे उठा रहा है, कोई क्या कर रहा है। मेरे बेटे ने कहा माँ, आपको जब चलानी नहीं आती है तो आप इतनी ओवर कॉन्फिडेंट क्यों हो गई? तो कभी कभी हम कुछ चीज़ों में ना, जैसे फॉर इंस्टेंस हमने हील पहन ली किसी दिन, और हम समझ रहे नहीं ये बहुत बड़ा प्यारा जूता है, हम पहन लेंगे ये पेंसिल, तो ओवर कॉन्फिडेंट किसी चीज़ में नहीं होना चाहिए, बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है, बहुत बड़ा। मेरी एक फ्रेंड ने स्कूटी चलाई, वो भी इसी तरह से, और स्कूटी चला रही है, उसके बाद फिर रेस लगाई उसने अपने दूसरे बच्चों के साथ और फ्रेंड्स के साथ, वो गिरी है, उसका पाँव की हड्डी ऐसे टूटी है कि वो 1 साल हो गया है, अब वो सही तरह से चल नहीं पा रही। तो ये है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद खतरों की घंटियां हम यहाँ बजाएंगे। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। खतरों की घंटियां बजा रहे हैं हम आज सुबह सुबह आपके घर में, और ये घंटियां जो हैं इसलिए बजा रहे हैं क्योंकि आप आंखें खोलें, दिमाग खोलें, सोचें समझें, बिल्कुल सुन हो के ज़िंदगी नहीं गुजारी जाती, वरना इस घंटे को स्नूज पे ना रखें, हाँ, कि वो हटा दिया, जैसे हम अलार्म होती है ना, नींद आ रही है हमने स्नूज पे रख दिया, फिर वो बजती है, तो जब ये घंटी बजे तो प्लीज़ इस पे ध्यान दें। ना बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी जी। सो एक, इससे पहले कि मैं आयशा की तरफ जाऊं, भाई खतरे की घंटी हो सकती है अगर आप गाड़ी में अपनी सीट बेल्ट ना लगाएं। हमारे यहाँ कोई रिवाज नहीं है सीट बेल्ट बांधने का, आप यकीन जाने सीट बेल्ट बांधने से आप बहुत सारे खतरों से बच सकती हैं, और हेलमेट पहनना भी एक तो बहुत मोहतात होने की जरूरत है। अच्छा देखिए, मौत लिखी है वो तो अल्लाह ताला की तरफ से है, वो किसी भी तरह आ सकती है, लेकिन अगर आप बेड रिडन हो जाएं, आप बीमार हो जाएं, आपकी टांगें कट जाए, अल्लाह ना करे एक्सीडेंट में, या कोई और नुकसान हो जाए, वो बहुत तकलीफ दे चीज़ है। बाकी तो आपकी खुदा ने जहाँ लिखी है आनी है, जब आनी है वो लिखी है, लेकिन बाकी चीज़ों से आप अपने आप, जैसे डायबिटीज होती है लोगों को, अरे कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, खा रहे हैं, अरे गैंग्रीन हो गया, पता नहीं क्या क्या आपकी बीमारियां और हो गई। तो जी आप मेरे साथ इस वक्त बैठी हुई हैं। आयशा, आप किस खतरे से हमें आगाह करना चाहेंगे? जी मैं मैच मेकर हूँ, और मैंने जो अच्छा, मैच मेकर है, रिश्ते करवाती हूँ। अच्छा अच्छा, उसमें मैंने बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते भी करवाए, और ऐसे रिश्ते भी के जिसके बाद मैं बहुत हाई अलर्ट हो गई। ओए होए ओए होए। बात ये कि बहुत अच्छी फैमिली थी, उसको मैं 10-15 साल से जानती थी, और जिस एरिया में वो रहते थे वो माशाल्लाह पॉश एरिया था। अच्छा, फैमिली बस ये चाहती थी कि हमें कुछ नहीं चाहिए, लड़की खूबसूरत हो और वेल सेटल्ड हो, जहेज़ वगैरह हमें कुछ नहीं चाहिए, बस उनकी डिमांड जो थी ना खूबसूरत और वेल सेटल्ड। हमने भी रिश्ते दिखाए उन्हें,
तो उन्हें पसंद आना शुरू हुए। एक लड़की पसंद आई उन्हें, लड़की खूबसूरत भी थी, वेल सेटल्ड भी थी, कहने लगी ताकि हम भी इसी तरह के हैं तो बराबर बराबर बैलेंस रहेगा, हाँ। फैमिली में वो नहीं रहेगी ना, और हमें चाहिए तो कुछ भी नहीं। आखिरकार वो रिश्ता हो गया, मंगनी हो गई। मंगनी के बाद उन्होंने देना लेना शुरू किया, बहुत अच्छा, दावतें हो रही हैं, होटलिंग हो रही है, लड़का भी अच्छा, बाज़ाहिर तो बिज़नेस बहुत अच्छा चल रहा था उसका, और सब कुछ था उसका, सेट था सब माशाल्लाह। उन्होंने शादी कर दी, चट मंगनी पट दिया। शादी के बाद उनकी लड़के वाले बदल गए, ऐसे बदले कि वो जी बतदरीज उनकी ख्वाहिशात बदलती चली गई, फरमाइशें बदल गई, यानी कि हमारा बेटे का कारोबार ख़त्म हो गया, उसको बिज़नेस करवा दें। जी, तभी वो वेल सेटल्ड पे जोर था, बहुत फोकस था। बिजनेस करवा दें। उसके बाद जो है उनकी जो, ताकि जो है हम आपकी बेटी सुकून से रहेगी। हाँ। थोड़े दिन के बाद उन्होंने कहा कि हमारा एसी ख़राब हो गया है, एसी बनवा दें। हाँ लड़की वाले बड़े परेशान कि भाई क्या मसला है। हाँ। उनको मालूम, इसके बाद उनको पता चला कि वो जिस घर में रहते हैं ना, वो भी उनका नहीं था। ओ, 15 साल से उनकी फुप्पी बाहर थी, और वो घर उनको दे के गई हुई थी, वो उधर सेट थी, बाहर सेट थी, और वो यहाँ सेट थे। वो निगरानी कर रहे थे उसकी। गाड़ी भी उनकी खड़ी हुई थी, तो वो बड़े भाई उनके इस्तेमाल कर लेते थे कभी कभार, जिसमें ये रिश्ते करने जाते थे। ओ, तो अब उन्होंने कहा हमें गाड़ी भी दिलवाएं। तो भाई ये क्या बात हो गई। भाई बेटियों के लिए छानबीन बहुत जरूरी है। यार मुझे तो वो लोग बहुत बुरे लगते हैं। मैं तो उनको कहती फकीर फुकरा हूँ जो ये चीजें मांग रहे होते हैं ना, एसी दे दो, लड़की अपनी बच्ची वही रेड फ्लैग्स है, वही रेड बच्ची फ्लैग्स भी दो, बिल्कुल बच्ची भी दो। नहीं, अगर वो लड़की खूबसूरत भी है, वेल सेटल्ड भी है, तो वो भी तो अपने बराबर में सामने जो घर देखेंगे वो भी तो यही देखेंगे हमारे बराबर के। अगर लड़की के पास बेड नहीं है, फर्नीचर नहीं है, तो भाई आप क्या कर रहे हो, लड़की से ये भी चीजें मांग रहे हो, कितनी अजीब बात है। और माइंडसेट देखें ना। उसके बाद ये कि ना देखें, मैं रिश्ते करवाती हूँ, लेकिन उसके बाद मैं बहुत हाई अलर्ट हो गई हाँ, इस सिलसिले में कि भाई लड़की, क्योंकि जिम्मेदारी आपकी होगी ना, आपने पूरी छानबीन करवानी है, पता करवाना है। तो अब आप इस वाली ठोकर से, और उनका बेटा कुछ करता कराता कुछ भी नहीं, जॉब भी नहीं उसकी, बिजनेस भी नहीं उसके पास, वो तो वैसे ही रिश्ते ढूंढेंगे जाहिर है। वैसे कितनी अजीब बात है ना, हम डिमांड करते हैं लड़की के नेचर की, डिमांड नहीं करते हैं कि लड़की अच्छे नेचर की हो, अच्छी नेचर की और उसका कैरेक्टर, घर करने वाली हो, मतलब एक वर्थ हो उसकी, मिजाज हो बेहतर। हम सिर्फ पैसा देखते हैं और बस खूबसूरती देखते हैं बस। जब वो लड़की मुंह खोलेगी, जब वो लड़की घर में आएगी, वो रहेगी, उसकी कैसी तरबियत है, उसकी माँ, उसकी नानी किस तरह की, वो उन चीज़ों पे कोई ध्यान नहीं होता, कोई ध्यान नहीं होता। तो जब हमारा क्राइटेरिया पैसा है तो आप सोचिए कि क्या होगा। एक्सपेक्टेशंस भी बहुत गलत लगा लेते हैं ना लोग एक दूसरे से। और ये बहुत बड़ी खतरे की अलामत है, ये घंटी अगर बज रही है, क्योंकि पूरी जिंदगी का दारोमदार ना आपके स्पाउस पे डिपेंड करता है कि आपकी आगे की जिंदगी कैसे गुजरेगी। गलत फैसला आपकी सारी जिंदगी का ये डिजास्टर, जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला बड़ा होता है। फैसला, बड़ा डिजास्टर हो गया आप ना प्रॉपर्टी आपकी खरीद रहे हैं, आप कपड़े खरीद रहे हैं, आप जेवर हर चीज़ खरीद में रहे हैं, आप involvement। सब पे छानबीन करते हैं। तो ये इसमें सबसे ज्यादा छानबीन होनी चाहिए, क्योंकि आपकी आधी से ज्यादा जिंदगी आपने अपने स्पाउस के साथ और गुजारी। आपकी नस्लें बननी है। जो सिंपल फैमिलीज है वो बेचारे छानबीन भी नहीं करते, वो कहते हैं ठीक है अच्छे लग रहे हैं, अच्छे लोग होंगे, इस तरह मैं से कहती हूँ गलत जगह शादी करने से बेहतर है ना करें। ना करें। बच्चियाँ आपकी सुकून में हैं, गलत घरों में देकर उनको उनकी जिंदगियां बर्बाद ना। और कहते हैं ना कि उसके बाद शादी अगर वो आपने शादी ना चली, आपने जब उसको उस आग में झोंका है और वो लड़की आ गई, तो आप सोचिए उसके बाद उस लड़की के लिए और प्रॉब्लम्स हो और जाएंगी। प्रॉब्लम्स आप लोग के लिए भी होगी। आजकल आप देखिए कितने किस्से सुनने में आ रहे हैं, स्पेशली इंडिया में, कि वो उसने अपने मियाँ को मार दिया अपने लवर के साथ मिलके, और बीवी को मार दिया, बाहर भेजा अपनी शादी शादी खत्म करना करके। एक टैबू है ना, स्पेशली लड़की के लिए। ओ इसने डिवोर्स ली है, ये डिवोर्स्ड है। नहीं, मैं आपको बता रही हूँ कि भाई आजकल ये बहुत किस्से सुनने में आ सुन रहे रहे हैं। हैं, बहुत ज्यादा। अच्छा, नेक्स्ट क्या, प्रिकॉशन इन पब्लिक प्लेसेस का क्वेश्चन जैसे अबाउट। आप मॉल्स में बैठे हों या आप एयरपोर्ट पे हों या किसी भी ऐसी जगह पर हों, तो आपको जो है बहुत केयरफुल रहना पड़ता है अपने बैग्स को लेकर, अपनी शॉपिंग को लेकर, कि आपकी चीज़ें ना गायब हो जाए। मेरे साथ एक दफ़ा एयरपोर्ट पे ऐसा हुआ था कि ट्रॉली में मैंने अपना हैंडबैग रख दिया, और मैं सिर्फ आगे वो जहाँ बेल्ट होता है लगेज का, उधर से मैं कोई बैग अपना उठा रही थी, पीछे से मेरा पर्स गायब था लाहौर एयरपोर्ट पे। मैं तो कंधे पे मैं लटका के बैठती हूँ पर्स, क्योंकि मैं था तो नहीं, कुछ लेकिन नहीं आपको ऐसा, सिक्योरिटी से तो गुजरने के लिए वो रखना पड़ता है ना आपको। और सिक्योरिटी से जब मैं रखती हूँ ना, तो वो लोग कह रहे होते हैं जाएं आप अंदर चेकिंग कराएं। मैंने कहा पहले मेरा पर्स आने दें यहाँ पे, मेरा पर्स आ जाए और आप इसको सिक्योरिटी कर रहे होंगे तब मैं अंदर जाऊँगी।
ऐसे नहीं जाऊंगी। या फिर मेरी बेटी या मेरा मियाँ या मेरा जो भी मेरा जानने वाला, मैं कहूँगी पर्स पे नजर। ये भी चीजें फ्रीक्वेंट फ्लायर हो तुम, इस वजह से अच्छा पता चीजें है समझ आती हमारा, हैं। क्योंकि हम लोग मीडिया से हैं, हाईलाइटेड होते हैं जहाँ भी जाते हैं। अच्छा ये मीडिया पर्सन है। मैं मैयत में गई हूँ और मैं खाना लेने गई हूँ, सामने वापस आई हूँ, मेरा बैग गायब। और फिर शूट से आई हुई थी, क्योंकि शूट पे जब आप जा रहे होते तो आपकी हर चीज़ आपके बैग में होती है। आपकी क्या नहीं चीज़, मेरी दुनिया की सारी चीज़ें थी, उतना बड़ा मेरा बैग, पूरा बैग गायब। मैं परेशान। फिर मैंने फ़ौरन ATM कार्ड अपना वो करवाया, सारी कितनी इश्यूज़ होते हैं इसमें। ID कार्ड आपका ATM कार्ड, कितनी चीज़ें हैं, और लोग 1 मिनट में उठा के गायब कर लेते, पूरा बैग गायब कर लेते इसमें। तो बिल्कुल बिल्कुल नहीं, ये बहुत मोहतात होने की ज़रूरत, बिल्कुल। शॉपिंग और पब्लिक प्लेसेस पे आप देखें, मोबाइल फ़ोन में वो पिछली रील देख रही थी कि एक औरत जो है, फ़र्ज़ करें कहाँ रखूँ, ये मोबाइल फ़ोन है मेरा, ठीक है, अब मैं आपसे बातें कर रही हूँ, मैं रेस्टोरेंट में बैठी हूँ और यहाँ जो टेबल है वहाँ पे मैंने अपना मोबाइल फ़ोन रख दिया। मैं आपसे बातें कर रही हूँ, बिल्कुल किसी सोच में, पीछे से कोई आदमी आया, उसने मोबाइल फ़ोन उठाया, तो ना हाँ पीछे से, मतलब लाइक बैठे हुए मोबाइल फ़ोन उठाया। आपकी ना हमेशा आप नोट करें, अगर आप बात भी कर रहे होते तो आपकी ना ये वाली आंख से आपको थोड़ा सा नजर आता है, एक सेंस आता है। उसने पकड़ लिया, उसने देखा कि यहाँ से उसका मोबाइल गायब हुआ, उसने आदमी को पकड़ा और मार धाड़ शुरू कर दी। ये जरूरी भी है। ये रील पूरी रिकॉर्ड हुई है और वो वायरल हुई थी। मैंने कहा यार देखो, आपको हमेशा अटेंटिव रहना चाहिए। आगे पीछे इवन उसमें सीन है ना लव गुरु में ये वाला सीन है कि वो मायरा खान जो है वो ऐसे जैसे उसको डिस्ट्रैक्ट करता है हुमायूं, और वो देखो तुम, फिर वो आती है उसको मोबाइल लेके एक्सचेंज कर देती है। तो ये बड़ा प्यारा, मैंने कहा अच्छा ऐसे रखना नहीं चाहिए, कुछ भी हो सकता है। कुछ भी और 4 मिनट के अंदर वो सब स्कैन स्कैनिंग हो जाती है। तो कितने अच्छा पे कहा, और ऐसे आप बौखला जाते हो फिर वो जब आपकी चीज दोबारा दे गया था, आप कहते हो हाँ मुझसे गलती हुई, अपना ले गया फूल, वो पूरा कहाँ से कहाँ चली गई। कॉस्मेटिक सर्जरी। मैंने बहुत वेट लूज़ कर लिया था, 2014 या 15 की बात है, 0 साइज़ हो गई थी। तो मेरी फ्रेंड ने मुझे कहा तुम तो बहुत पतली हो गई हो और तुम्हारी लाफ लाइन्स ना बहुत प्रोमिनेंट हो गई हैं, बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो गई हैं, तुम करवा लो ना, फिलर्स करवा लो। मैं बहुत डरती थी कि नहीं, तो फिर मैंने फैसल से छुपके, क्योंकि फैसल ने कहा तुम कभी टच किया ना फेस को तो फिर मैं तुम्हें बताऊँगा। मैं चुपचाप जाके चुपके से जाओ, मैंने कराया है छुपके। वो अब मैंने कराया तो यहाँ गुठलियाँ सी बन गई यहाँ ना, मेरी 2 गुठलियाँ। और मेरी बहन मुझे फ़ोन करी ना वीडियो कॉल पे, कहती तुम मुझे अजीब सी क्यों लग रही हो, तुम्हारी ये शक्ल मुझे थोड़ी सी, क्योंकि यहाँ भी थोड़ा फिलर करा लिया, यहाँ भी कर, आँखें भी चलाक सी, कहती तुम्हारा इतना मासूम चेहरा है, तुम्हारी इतनी चलाक शक्ल क्यों हो गई हो, ये गुठलियाँ किस बात की। मैंने कहा गई थी और फंस गई हूँ, मियाँ से छुपके करवाना, इजाज़त नहीं थी उससे। तो फिर लकीली कोविड शुरू हो गया, सारे डॉक्टर्स बंद हो गए, तो उसके बाद कहाँ हम लोग घर बैठ गए थे। वो जब डिज़ोल्व हुई है तो मेरी शक्ल फिर से ठीक हो गई है। मैंने कहा मेरी शक्ल तो ठीक है, ज़रूरत था ही नहीं, क्यों गई मैं, क्यों मैंने करवाया। तो वो मैं तो असल में ऑब्सेशन चला हुआ ना, एक दूसरे तीसरे इस हाँ, कि तरह। बस जिसने सुना कि हाँ तुम करवा लो, तुम अच्छी हुई लगोगी, बस यही ना कि हम अपने आप से सेटिस्फाइड नहीं है, कंटेंटेड नहीं है। डोंट फिक्स इट इफ इट्स नॉट ब्रोकन। यस, अगर आपकी शक्ल वैसे ही आप एज ग्रेसफुली एज कर रहे हैं तो जरूरत क्या है। और दीन में ये कि जब कोई ज़रूरी रिक्वायरमेंट है तो आप सर्जरी भी करवा सकते हो, अल्लाह ताला ने कहा है, लेकिन ज़रूरी फजूल में नहीं करवाने की जरूरत है, तो वो नहीं करवाए प्लीज़ आप लोग। मैं यही खराब कर देते हैं, कितने दांत होते हैं उनके, और फिर उसके बाद खूबसूरत बनाने के फिर यहाँ शो पे आके बैठते हैं, बोलते हैं तो उनसे हंसा भी नहीं जाता। अगर मैं आप लोग को सुनाऊं ना, जो मेरे साथ वो जो जुमले बोल रहे होते हैं वो भी समझ नहीं आते, और मैं होस्ट में कहती हूँ क्या करूँ, ये तो जो बोल रहे बहुत सारे लोग खिलखिला के हंस नहीं सकते हैं क्योंकि वो इतना कुछ कर चुके होते हैं, हाथ रखना पड़ता है उनको। माहौल में भी एक चीज हो चुकी है कि एम्ब्रेस नहीं करते एज को, समहाउ ये इतना इस चीज को एक टैबू बना दिया गया है कि अगर किसी की जरा सी एज ज्यादा हो रही है तो उसके पीछे ऐसे पड़ जाओ जैसे वो गुनाह कर रहा है। एग्जैक्टली। भाई देखिए, सारी पूरी जो नेशन है, इट कैन नॉट इवॉल्व अराउंड यंगस्टर्स। एक मिडिल एज लोगों के ऊपर ज्यादा जिम्मेदारी है। वो बेटर पेरेंट्स बनेंगे, वो अच्छे टीचर्स बनेंगे, वो आपके लिए रोल मॉडल बनेंगे, आप उनको एम्ब्रेस ही नहीं करते। मैच्योरिटी में भी एक खूबसूरती होती है, जब आपके अंदर ग्रेस आता है, अपनी माओ को, अपनी नानियों को, अपनी दादियों को जब देखते हैं, when we look back के उनकी स्किन कैसी होती थी, आज इस एज में भी इतने बूढ़े हो गए, मैं जरूर लोग अच्छे लगते हैं। ये सारे शॉर्टकट्स हैं, बिकॉज़ वो अगर आप हेल्दी कंटेंटेड लाइफ करें, आप जिम जाएं, आप वर्कआउट जरूर करें, हेल्दी खाएं, देखिए हेल्दी खाएं, जो आप खाते हो नजर पूरी करें, आपको इन चीजों की जरूरत है। हमारी अच्छा वो कोई टेंशन नहीं लेते थे, शादी में जाना वो कहते ठीक है जोड़ा निकाल दो, चोटी बना ली, लेकिन चलो अब चलो सोशली तिब्बत इतना स्टोर लगा ज्यादा ली। हर चलो कोई आपके देखो बात देख सुनो, रहा होता अपने है। आप को
प्यारा बना के रखना, अपने आप को कोई तवज्जो हर्ज देना, नहीं है। कोई हर्ज बुरी नहीं नहीं, है। मैं वही कहने लगी थी। क्योंकि अगर आप पहले देखें, पहले जमाने में हमारी ये सब नानियां कुछ नहीं वानियां होता था। वो वक्त से पहले बेचारी बूढ़ियां लगने लगती थी। आज आप पहचान नहीं सकते कौन 50 का है, कौन 25 कौन का है। 25 विच का इज़ अ गुड आज आप नहीं थिंग। पहचान ये सकते। बहुत अच्छी बात है। मैं कहती हूँ देखें, अगर आपको इफ इट मेक्स यू हैप्पी, आप अच्छे लग रहे हैं, आप प्रेजेंटेबल लग रहे हैं, और अगर स्पेशली हमारी फील्ड में रिक्वायरमेंट होती है आप अपनी स्किन नहीं, को लेकिन अच्छा ऐसा ना रखें। करें ना, गलत जगह ना जाए, जैसे गलत ये जगह फंस ना गई। जाए। मैं yes। फंस गई ना हाँ, गलत वही जगह। ना, आप जाए किसी ऑथेंटिक शख्स के पास, अगर आपके लग रहा है कि आपके लिए जरूरी है, आपने कोई फिलर कराना है, कोई चीज, इट्स ओके, दुनिया करा हम मेकअप भी तो करते हैं ना। हाँ, तो वो लेकिन जैसे चीज़ नहीं है इतनी। ये भी बात चॉइस पे आती है। ऑब्सेशन नहीं होना चाहिए। ऑब्सेशन नहीं जैसे होना if you don't चाहिए। need it, कुछ then लोगों don't ने go. एक Don't सर्जरी go. शुरू Don't कराते do. हैं, वो Don't need फिर it. 10 आप लोगों की सर्जरीज बातों में कराना ना शुरू आए। हो जाते हैं। अब फॉर एग्जांपल कोई किसी ने टैटू बनवाया तो वो पूरी बॉडी भरवा लेता है, क्योंकि वो एक चीज उसकी हैबिट बन गई है। तो अगेन मैटर अब ऑफ इस तरह चॉइस। जैसे हमारे मेकअप आर्टिस्ट है, एक मेकअप आर्टिस्ट से मैंने बोला, मैंने मुझे फैशन शूट्स करना है, तो उसने कहा फैशन शूट के लिए आपकी स्किन बहुत खिंची हुई होनी चाहिए, आपके लिप्स ऐसे होने चाहिए, कि नाक भी ऐसी होनी चाहिए, तो आप सब चेंज करवा लें। मैंने कहा थैंक यू, ये मेरा वो वाला एक्सपीरियंस काफ़ी है गुटलियों वाला। मैंने कहा मुझे अच्छा, नहीं करवाना। फैशन शूट्स अगर आप देखें आजकल एक ट्रेंड चेंज हुआ हुआ है। फैशन शूट्स पे मुझे नजर आ रही हैं रुबीना अशरफ, फैशन शूट्स पे मुझे नजर आ रही हैं मिसेस बहरोज सब्जवारी। मतलब आप ये देखिए कि अब फैशन शूट जो है वो मॉडल्स तक नहीं महदूद हैं। आप देखें फायजा सलीम को बहुत सारे ब्रांड्स ने हायर किया है, क्योंकि आप आजकल आपको फैशन शूट्स रिलेटेबल खवातीन के साथ चाहिए, रिलेटेबल मर्दों के साथ चाहिए। बच्चों को लेते हैं फैशन शूट्स में, पूरी फैमिली दिखाते हैं कि एक तरह के कपड़े। सो आजकल फैशन का क्राइटेरिया अलग हो गया, रिलेटेबल हो गया। सोशल मीडिया पे चीज़ें बदली हैं, लेकिन कुछ जगहें ऐसी भी है जहाँ आज भी जिस तरह से एक पैटर्न चल रहा था वो उसी तरह से चल रहा है। एंड आई थिंक इट कैन नॉट एवर बी चेंज्ड। मुझे ऐसा लगता है कि वो नहीं हो सकता। आपको खुद पता होना चाहिए आपको क्या ज़रूरत है। जैसे हम सैलून में भी जाते हैं तो कहती हैं आपके बाल बहुत ख़राब हो रहे हैं, आपकी स्किन बहुत ख़राब, इसके लिए आपको ये फेशियल बहुत अच्छा होगा, आप और आप फ़ौरन इसी करवाते पे मेरी ये स्लाइड है बड़ी मजे की। अच्छा, ये स्लाइड पे चलते हैं हम, ताकि हम उसी सिमत में रहें जिस तरह हमारे शो का टॉपिक है। हम बहुत इधर उधर जा रहे हैं। अच्छा, गुड सेल्स गर्ल, ये जो बात फेमिना ने की ना, इसको मैं सेकंड करना चाह रही हूँ अपने इस एक्सपीरियंस के साथ। फेमिना नहीं है, फहीमा है। फहीमा, फेमिना कोई और है। मैं तो पहले भी आपके फेमिना कोई बात नहीं। मैंने कहा आप टोक ही दूं, आपके मुंह से अच्छा लग रहा था, मैंने कहा बोल इससे पहले के लोग भी फेमिना फेमिना बोलने लगे, तो इसलिए जैसे मुझे ना कुछ गजल कहते, कुछ गजाला कहते, कुछ कुछ कहते, तो मैं भी कहती जैसे मुझे कोई नादिया कहता है। तो ये निदा, मैं उस दौर की बात कर रही हूँ जिस वक्त 12वीं का जो था ना ज़माना, तो लंबे से स्ट्रेट सिल्की बाल ऑलरेडी थे। अच्छा, उसमें क्या होता है, सैलून में मैं चली गई, वहाँ पर एक साहब थे, उन्होंने मुझे पता नहीं कैसे, मेरी एज यंग थी, कैसे शीशे में उतारा कि आपके बालों को रिबॉन्डिंग की ज़रूरत है। अब आप मुझे बताएं, इतने ऑलरेडी स्ट्रेट बाल, इतने शाइन वाले बाल, सब कुछ बाल, उस पर उसने मेरे बालों की रिबॉन्डिंग कर ली थी उस ओह वक्त। नो। उसके बाद मेरे बाल ऐसे डैमेज हुए थे। एक टाइम था कि मुझे अपने बालों की इतनी एक्स्ट्रा केयर करनी पड़ी थी, इतनी एक्स्ट्रा केयर करनी पड़ी थी कि मेरे बाल टूट रहे थे, निकल रहे थे मेरे बाल, और बिल्कुल ख़राब हो गए थे मेरे बाल। तो ये जो चीज़ें होती हैं ना, आप सैलून में जाएं और आपको वो ऐसे शीशे में उतारते हैं, आप गए हैं सिर्फ पेडिक्योर के लिए, आपको वो कहेंगे बाल भी आपके ड्राई हैं, marketing तो strategy है ना आपकी जो आपको इसकी भी ज़रूरत है, तो आपकी उसकी भी ज़रूरत है, तो आप जब तो end up होते सेल हैं, सेल कर रहे हैं वो तो अपनी प्रोडक्ट को। मेरे साथ ऐसा हुआ है कि बहुत और इतने भारी बिल के साथ आप वापस आए। बड़ी जगह पे मैं गई हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स की परचेज करने, तो उन्होंने मेक श्योर किया है कि 2 से 3 चीजें मुझे ऐसी उन्होंने दे दी, उनकी ये job सबसे है। हमारा बेस्ट चल रहा है। उनकी ये job है। हूवर सबसे उनकी अच्छा job है। है। वो हूवर इतना बेकार था कि उसको मतलब वो ठीक है काम उससे सही होता है, लेकिन जो मैं चाह रही थी ना वो चीज़ नहीं, उसको मुझे बार बार कभी वो स्टैंड से हट जाता है, फिर उसको उस पर रखना पड़ता है। मैंने कहा ये तो अच्छा। फिर एक और दफ़ा इसी तरह एक स्टीम आयरन मुझे लेनी थी, वो उन्होंने सबसे भारी वाली मुझे दे दी। ये सबसे बेस्ट आइटम है हमारी। मैं कहा अच्छा, जब ये कुछ जिसमें कह उनका रहे हो ज्यादा कमीशन होता है ना, तभी ना वो वही बनाइए। बेचते हैं, Pressurize जिसमें करते दुकानदारों को ज्यादा फायदा आपको होता बताऊं, मेरी है। mother मैं तो जो है- बिलीव ही नहीं करती जब से मुझे ये कहानी पता चली कि ये हमेशा आपको वो रेकमेंड करेंगे जिससे उनको पैसों का ज्यादा फायदा। और सिर्फ ये नहीं, सिर्फ डॉक्टर्स भी आजकल बड़े कमर्शियल दवाइयाँ वही रेकमेंड करते हैं। बहुत कमर्शियल है। मैं अपनी मदर को ले टेस्ट गई, करवाते हैं। मेरी मदर को हियरिंग का मसला था, तो मैं उनको लेके गई हियरिंग एड दिलवाने के लिए। तो वहाँ पर डॉक्टर जो हैं वो पहले तो ऊपर से नीचे तक देखती रही हमें। अच्छा, फिर वो पूछ रही हैं अच्छा कहाँ रहते हैं, अच्छा क्लिफ्टन पे रहते हैं।
अपना घर है? अच्छा, या किराए का घर है? अच्छा, ऐसी उस बातें वो पूछने लगी कि मैंने ये सोचा ये हियरिंग एड का इससे क्या ताल्लुक कि आपका काम क्या है, आपका घर अपना है या नहीं है, आप अच्छा किस इलाके में रह रही हैं आप, और अच्छा तो घर में फिर ये है फला है। मतलब वो पूरा जज कर रही थी कि मैं इससे कितने पैसे निकलवा सकती हूँ, उसको क्या क्या चीजें और मैं रिकमेंड कर सकती हूँ। तो इतनी कमर्शियलिज्म इतनी हर जगह पर आ गई। आप ये बात करिए, इमरजेंसी में आपको आप किसी बड़े हॉस्पिटल में लेके जाएं तो डॉक्टर्स आपको काट रहे होते, नहीं इनको तो वेंटिलेटर पे डालना पड़ेगा, नहीं इनको तो ये करना पड़ेगा। और उस वक्त एज ले मैन आपको तो नहीं पता होता, आपको तो डॉक्टर पे ट्रस्ट करना पड़ता है, लेकिन डॉक्टर रोकता है अगर आपको हॉस्पिटल में नहीं भी रहना, उसको 2-4 दिन आपको कसाईयों की तरह मदर को काटना थोड़ा है। सा बताती हूँ एक ब्रेक के बाद, एक ब्रेक के बाद खतरों की घंटियां टन टन टन। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। हम आपको सुबह सुबह इतनी घंटियां बजा रहे हैं, आपके दिमाग की बत्ती को इतना खोल रहे हैं कि आपको हर चीज पे शक करना पड़ेगा, कहीं ये तो नहीं, आपको हर किसी को शक की निगाह से पता लगे खुद पर भी ना शक करना शुरू करते हैं आईने में देखकर अपने आप को। अभी मेरे ब्रेक पे जाने से पहले आप लोग क्या बता रहे थे? अम्मी का किस्सा सुना। वो मेडिकल का बता रही थी कि डॉक्टर्स इतने कमर्शियल हो गए हैं कि मेरी अम्मी को थोड़ा सा चेस्ट में पेन होने लगा, तो हम ले गए थे उनको। अब तो वो हयात नहीं है, लेकिन वो पुरानी बात बता रही हूँ। तो एक बहुत बड़ी हॉस्पिटल वहाँ ले गए, उन्होंने कहा कि आपकी मदर की 3 आर्टरीज ब्लॉक हैं और अभी के अभी डिसीजन लें कि हम जो है वो उसकी ओपन हार्ट करें। हमने सोचा कि एकदम से क्या हो गया, उसके भी तो कुछ साइंस होनी चाहिए। उसने कहा नहीं, आपके पास टाइम बहुत कम है। अच्छा, लकीली मेरी सबसे बड़ी बहन जो है वो भी डॉक्टर हैं और उन्होंने कार्डियोलॉजिस्ट के साथ अपना हाउस जॉब किया था, तो उनको काफ़ी सारी नो हाउ थी। तो उन्होंने कहा कि ये कुछ गड़बड़ लग रही है। उन्होंने जाके उनको फिर NICVD ले गई वहाँ पर और पता चला कि कुछ भी नहीं था मेरी अम्मी को। माशाल्लाह से काफ़ी सालों तक वो बहुत अच्छी ज़िंदगी। भाई आपकी फैमिली में एक डॉक्टर होना चाहिए। मेरे देवर ने भी यही किया। एक सर्टेन जगह जब उनका हार्ट का कहा गया कि ये करना है तो उन्होंने कहा अच्छा आप हमें CD दें जो आपने सारा रिकॉर्ड किया है। फिर वो दूसरा ओपिनियन उन्होंने लिया तो बचत हुई। डॉक्टर ना भी हो, आप खुद हाजिर दिमाग हो। मेरी अम्मी के साथ भी ये चीज़ थी कि जी बस ये इसकी सर्जरी कर दी है। अच्छा, बड़ी बाजी कन्विंस थी कि हाँ कराओ। मैंने कहा देखे मैं नहीं करवाऊँ। गर्मियों का मौसम, मैंने कहा इतनी इनको इंटेंसिव ब्लीडिंग होगी, इनको 24 घंटे मॉनिटर करना पड़ेगा, मैं बिजी हूँ, मुलाजमीन पे मैं छोड़ नहीं सकती। मैंने कहा आई एम सॉरी मुझे, और वो वही हुआ, उसकी ज़रूरत भी नहीं थी। हाँ, तो आपको ये चीज़ बेसिकली जो अब ये क्योंकि इतना कमर्शलाइज मेडिकल फील्ड भी हो गई है कि हॉस्पिटल्स, आप कोई भी डॉक्टर वहाँ पे अगर प्रैक्टिस कर रहा है, अगर वो उनको मंथली उतनी इनकम नहीं दे पा रहा है तो वो उसको प्रैक्टिस नहीं करने देंगे। तो वो कहते हैं आपने तो पेशेंट को रोक के रखना, हॉस्पिटल के खर्चे उठ बिल्कुल ऐसे वो ठीक भी हो गया। आप आते रहे, फॉलो अप के लिए आते रहे। अच्छा, मेरे साथ सबा है। सबा क्या बता रही हैं? अस्सलाम वालेकुम सबा। अच्छा, मैं अपना एक्सपीरियंस, एक बैड एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी। मेरी अपनी फर्स्ट कज़न खाला की बेटी, उसको जॉब की नीड थी, घर में उसकी बहुत ज़रूरत थी, तो मैंने अपनी वर्किंग प्लेस पे उसके लिए जगह बनाई, हर तरीके से गारंटी ली कि ये मेरी सिस्टर ही है। ठीक है। अब जब आई मेरे साथ ज्वाइन किया तो उसने देखा कि मुझे बहुत एक्सपीरियंस है, बॉसेस के साथ मेरा अच्छा रिलेशन है, यानी मेरी बात मानी जाती है ऑफिस में। तो मुझे नहीं पता था कि उसे कब मुझसे जेलसी फील होनी शुरू हुई कि ये कैसे इतना आगे है। यानी जिसको मैं लेके आई थी उस वही मेरे अगेंस्ट होती चली गई। मुझे नहीं पता था, कुछ प्रॉब्लम्स हुए, सांप को दूध पिला रही ऐसा ही है, कुछ प्रॉब्लम्स हुए, मुझे मेडिकल लीव पे जाना पड़ा। मेडिकल लीव पे मैं गई तो उसने कहा कि मैं हूँ आप ही, मैं सारी चीज़ें संभाल लूँगी, आपके हिस्से का भी जो वर्क है वो मैं संभालूँगी। मैं मुतमईन थी कि मेरी सिस्टर ही है, ये देख लेगी सारी चीज़ें। 15 डेज़ मैं लीव पे थी, मुतमईन थी कि ये सब संभालेंगी। जब मैं रिटर्न वापस आई हूँ, मेरे कामों में इतनी लैकिंग, इतनी ख़राबी उन्होंने पैदा कर दी। मेरी सैलरीज़ कट होनी शुरू हुई कि आपका ये काम सही नहीं है, ये चीज़ें सही नहीं है। इसके साथ साथ बॉसेस के साथ उन्होंने अपनी बॉन्डिंग अच्छी करके मुझे किया कि ये चीज़ गलत है, ये यूँ ऐसे नहीं करती हैं, आपको गलत बता रही थी। इवन यहाँ तक कि मेरी जॉब ही चली गई इस वजह से। यानी जिसको मैं जॉब पे लेके आई, जिसके साथ मैंने हमदर्दी की, मेरी ही अपनी फैमिली की बंदी ने मुझे बिल्कुल साइडलाइन करके रमज़ान के मंथ में जॉबलेस कर दिया। और मैंने वो मंथ किस तरीके से तकलीफ़ में गुजारा है, मैंने आज तक ऐसा रमज़ान नहीं देखा जो फर्स्ट टाइम ये रमज़ान गुजरा है। सोचिए आप किसी की कैसे आप इस तरह करें। आप लोग तो मतलब लाइक होता है ना, आप करते ही हैं लोगों की हेल्प, ख़ास तौर पे अपने ख़ानदान वालों की, इन सब की हेल्प करते ही हैं कि किसी तरह
मतलब उनका घर चलता रहे, सपोर्ट करें अगर आप, मगर आप किस पे ट्रस्ट कर सकते हैं? इन बातों की वजह से हम हेल्प अली करना छोड़ नहीं करम, सकते। सॉरी मैं नहीं आपकी कर बात करती हूँ, अली करम वाला वजह का कॉल है ना कि जिसके साथ नेकी करो उसके शर से बचो। तो हमें ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बस वही बात है, आप थोड़ा सा कॉशियस रह के चलें। Cautious रह के। देखिए रिस्क तो लेना पड़ता है किसी भी जगह, आपको ट्रस्ट भी करना पड़ेगा। आप हर किसी को जो है ना वो नहीं गलत फहमी के उसमें नहीं वरना फिर जीना ही मुश्किल हो जाएगा। जीना हर किसी को मेरे फादर लॉयर थे ना, तो मेरे हस्बैंड ये कहते, मेरे बाबा की आदत होती थी कि हम जब डिनर करते थे तो 7 बेटियां माशाल्लाह, सोचो उसको पालना, उनको उनकी तरबियत करना बड़ा मुश्किल काम है। तो वो हमें जो उनके साथ कोर्ट में जो केसेस आते थे ना, तो वैसे बाय द वे वो चीजें बातें हमें बताते थे डिस्कशन के जरिए कि इन तक ये बात पहुंचे कि दुनिया में ये हो रहा है। अच्छा, मैं सबसे छोटी हूँ अपने सारे 9 भाई बहनों में, तो मैं कुछ छोटी थी बहुत ही, तो वो बातें शायद मेरे अंदर ऐसी रच बस गई कि मुझे मेरे हस्बैंड कहते हैं तुम्हें तो लगता है कि हर चीज़ में ना तुम्हें वो होता है, एक वो शक की निगाह से ना तुम वो देख रही हो, तो ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। तो ये चीज़ें जब हम अपने बच्चों के सामने जब कर रहे होते हैं, प्रोज एंड कॉन सामने तो रखना उसमें फिर ये भी चीज़ें होती हैं जो मेरे साथ हो रही हैं। नहीं, प्रोज एंड कॉन जरूर रखें, एक सिचुएशन को देखें, उसकी नौयत को समझें, अगले के एटीट्यूड को उस काम के हवाले से या आपकी तरफ उसके एटीट्यूड को समझें। जब आपको समझ में एक चीज आ रही हो कि नहीं ये मुझसे कहा कुछ जा रहा है, लेकिन गट वो कुछ रहा है। फीलिंग, देखिए अपने गट फीलिंग पे ट्रस्ट करें। अगर आपको गट फीलिंग हो रही है कि कुछ गड़बड़ होगी तो होगी। हम लोग क्या करते हैं, हमें आती है कोई ऐसी फीलिंग तो हम हिश कर देते, नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। सो ये चीज़ आहिस्ता आहिस्ता मैच्योरिटी के बाद समझ आती है। इधर ऐसा नोटिस किया कि जब घर में कोई भी आता है नए, तो बच्चों की ये सेंसेस बड़ी स्ट्रांग होती हैं। आपके बच्चे आपको वार्न करते हैं। जैसे मेरे बच्चे, मैं अभी भी ऐसी हूँ, उतने एक्सपीरियंसेस हुए हैं फिर भी मैं नए लोगों से मिल लेती हूँ, तो ऐसे कहते हैं मम्मा इनसे ना वाइब अच्छी नहीं आ रही थी, बस दूर दूर अच्छा, यहाँ बच्चे वार्न करते हैं और वहाँ बच्चों के कोई ऐसे दोस्त होते हैं, वहाँ पेरेंट्स उन्हें वार्न करते हैं कि बेटा वाइब नहीं अच्छी आ रही, ये दोस्त आपका सही नहीं लग रहा। आपकी ना ये आपको वार्न करती है। तो आपको विजिलेंट रहना चाहिए जिंदगी में। बिल्कुल किसी पे भी आंखें बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए, लेकिन अच्छे काम करते रहना चाहिए। किसी की हेल्प करने में कोई आर नहीं है। उनको हो सकता है अभी शॉर्टकट ये लग रहा हो कि मेरे साथ ऐसा हुआ, क्या पता उनके लिए अल्लाह ताला ने और कोई बेहतर जगह रखी हुई थी तभी वो वहाँ से। तो अच्छी बात है कि अगर कोई आपसे मदद मांगता है या आप और आप उसको समझते हैं, आप उसकी हेल्प करने के काबिल हैं। मदद आप उतनी करें, जैसे मेरे ब्रदर इन लॉ, उन्होंने मुझे एक बात समझाई कि हम जैसे कोई आपसे कुछ पैसे मांगता है, तो आपसे उसने सपोज 1 लाख मांग लिए, आप 10,000 दे सकते हो तो आप 10,000 दे दो, जरूरी नहीं आप 1 वो लाख दो और दे के आप बोलो कि नहीं, बस कहा जाता है ना दे वापस। फहीमा, कहा जाता है आप वो पैसे दो जो आप अगर वो आप वापस ना कर सके तो आपको नुकसान ना तो नुकसान ना हो। तो वो उन्होंने मुझे बात समझा दी, कहते मदद कर तो जितनी तुम कर सकती हो, तो वो ना भी आए तो कोई बात नहीं। तो ये मैं यही पॉलिसी बना ले, तो हर चीज़ में इस तरह की पॉलिसीज हम बना सकते हैं। कोई किसी को धोखा देता है ना, बेसिकली वो अपने आप को धोखा दे रहा होता है, अपने आप को, अपनी लाइफ भी बहुत मिजरेबल हो जाती है। तो इस चीज़ पे ईमान रखना चाहिए, यकीन रखना चाहिए कि आप पॉजिटिव रहें, आपने अच्छा सोच के होश और अकल के साथ आप काम चल रहे हैं, उसके बाद अच्छा बुरा सबके साथ। और आप मदद भी उसी की करें जिसके बारे में आपको ट्रस्ट हो कि ये मदद के काबिल है। अगर किसी की आदत है आपसे पैसे मांगना, तो उसकी मतलब बहुत सारे लोगों की आदत होती है सबसे ही मांग मांग के वो जिंदगियां गुजार रहा और इस चक्कर में हम उनको ही भर देते हैं जो बेचारे सफेद पोश हैं, उनकी मदद करनी है हमने। तो छानबीन करें, हाँ, छानबीन पता लग जाए ना तो फिर तो वो बोलते रहे आपके अच्छा, अरे चेक करवाओ कैसे हुआ। वही ना। तो जी, आज खतरे की घंटियां जो रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत दफा बजती हैं, मगर कभी हम आंखें कबूतर की तरह बंद कर लेते हैं, कभी हम हिश कर देते हैं, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। कभी कभार स्पेशली हेल्पिंग हैंड्स के साथ हम कहते हैं कि हाय हाय ये चली जाएगी तो हमारा क्या होगा। तो अगर वो सब कुछ भर के चली जाएगी तो फिर आपका क्या होगा। ये कहते हैं ना, अक्लमंद वो होता है जो दूसरों की गलतियों से सीखता है। तो अक्लमंद बने, हमारी गलतियों से बिल्कुल। तो अकल का पाठ पढ़ाने आज हम आए थे आपके पास। अपनी जिंदगी खुद गुजारिए, हमारा काम यहीं तक खत्म। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान एंड खुदा हाफिज।